हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेष क्लासेस बांका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब जुड़ जाइए। आपका जो क्लास चल रहा है बिहार पुलिस का चल रहा है। क्लास नंबर आज आपका क्या है? चौथा है। एमसीक्यू आप कर रहे हैं और हमारा कोशिश था कि 50-50 लेकर के चल रहे थे, तो आज से उम्मीद है कि क्वेश्चन बढ़ा दें, 100 करीब करने का कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम तो सितंबर लास्ट में होने को है। जो डेट आपका अभी संभावित है उन्हीं के अनुसार चलना है और बहुत सारे प्रश्नों को भी देखना है, तो समय को बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। जब तक आप कहिएगा तब तक चलेंगे और ज़बरदस्त तरीके से चलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आवाज़ साफ सब जा रहा होगा और आप साफ-साफ आप सब देख पा रहे होंगे, तो आप ओके लिख दीजिएगा, तब जाकर के क्लास मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और एकदम सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और कहते हैं मेरे प्यारे साथियों फटाफट लाइक कर दीजिए और संख्या पार कर दीजिए आज 100। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एकदम क्लास आनंदमय तरीके से चलेगा। जुड़ने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। सुनील भैया जी, प्रेम शंकर कुमार जी, राजपूत सोइल जी, आकाश ठाकुर जी, समा जफर जी, रजनी कुमारी जी, प्रिया रानी जी, विक्की कायला जी, एपी ऑफिशियल क्लब जी, प्रीति कुमारी जी, एनी अरिया जी, कल्याणी जी, प्रज्ञा सिंह जी, दिलीप चौरसिया जी, नीतू कुमारी जी, चांदनी भारती जी, सोनी कुमारी जी, रितेश कुमार जी, एस के राज जी। चलिए ओके है, बहुत अच्छा। राहुल ब्रांड जी, शिवानगी जी, गुरुदेव जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों एकदम जुड़ गए आप सब। शुरुआत करते हैं आज का सवाल, और आज का आप जान ही रहे हैं कि 51 नंबर प्रश्न से आगे होगा, क्योंकि हम 50 प्रश्न पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। तो सवाल देखिए क्या है। सवाल कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 36 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? जब मेरे प्यारे साथी एवरेज की बात करते हैं, हम औसत की बात करते हैं, तो आप एक चीज जानते हैं, संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या है उनका योग और बटे क्या करते हैं, संख्या करते हैं। इससे हम औसत भी निकाल लेते हैं, इनसे हम औसत भी निकाल लेते हैं, संख्या भी निकाल लेते हैं, योग भी निकाल लेते हैं। यानी कि 3 में से अगर 2 को ही मान लिया है तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो ये फ़ॉर्मूला से हम इनको भी सवाल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक हम जाएँगे नहीं, सिर्फ़ हमने आपको क्या बताया वहाँ पे लिख दिया मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 36 है। जब भी एवरेज होता है वो बीच में होता है। एक कॉन्सेप्ट आप जानिएगा, अगर क्रमागत संख्या 3 गो हो, ए और बी, सी हो, तीनों क्रमागत हो, तो इसका औसत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बी हो जाएगा, नहीं बीच वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर यही ए, बी, सी, डी 4 क्रमागत संख्या, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ के क्या वो संख्या 2 से भाग कर देंगे, यानी बी प्लस सी बटे 2 क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। अगर हम बात करें 5 संख्या ए, बी, सी, डी, सी, डी, ई, अगर आपका ये 5 संख्या है, अगर इनका औसत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। अगर एक उदाहरण हम थोड़ा-सा और देना चाहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, अगर इनका औसत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्रूव्ड भी कर देते हैं। संख्या टोटल कितना है? 5 है, तो देखिएगा 4 दूँ 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 में अगर भाग देंगे 5 से, संख्या से, तो हमारा 6 ही औसत आएगा, यानी बीच वाला औसत हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से इस तरह के प्रश्नों को आप बना के आइएगा और हम भी आपको उसी कॉन्सेप्ट से बताएँगे। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न आपका क्या है? सवाल ये कह रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 36 है और आपका जो है 36 जो है दिया हुआ है औसत, वो आपका बीच में ही होगा, लेकिन वो सम ही है, तो सम ही है भैया, तो इसको बीच में 36 लिख दीजिए। 7 संख्या हमको लेना है। इनसे आगे क्या होगा? सम संख्या 38 होगा। इनसे आगे क्या होगा? 40 होगा। इनसे आगे क्या होगा? 42 होगा। अब देखिएगा 3 इधर हो गया तो 3 पीछे लेंगे, क्योंकि इसको बीच में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 34, 30, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42 करके हम जा रहे हैं। 32 छोड़ दिए क्या? वो यहाँ पे 28 नहीं आएगा, 32 छूट गया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सॉरी क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे 32 आएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी कि 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, और इनमें जो औसत आपका है मेरे प्यारे साथियों क्या है? बीच वाला है। और कह रहा है क्या? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। जब आप बीच में रख दिए, 3 आगे दे दिए,
3 पीछे दे दिए, छोटी संख्या 30 हो गया, बड़ी संख्या आपका क्या हो गया 42 हो गया, और 30 और 42 का अंतर मेरे प्यारे साथियों कितना है 12 है। यानी सबसे छोटी और बड़ी संख्या का जो अंतर है वो 12 है। आप लगा देंगे कितना नंबर, ऑप्शन पहला नंबर में लगा देंगे। एकदम मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा एग्जाम में, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, एक्स की कंडीशन में जाना ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर लेकर के चलते हैं। अगला प्रश्न 52 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सब। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस आप मनाते कब हैं। एक होता है भारतीय शिक्षक दिवस, एक होता है विश्व शिक्षक दिवस। मेरे प्यारे साथियों 5 सितंबर को आप क्या मनाते हैं, भारतीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारतीय शिक्षक दिवस मनाते हैं आप, भारतीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, यानी कि आप जो मनाते हैं वो 5 सितंबर को मनाते हैं। अब कहेंगे कि विश्व शिक्षक दिवस की बात आ रहा है तो 5 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, विश्व शिक्षक दिवस आप मनाते हैं। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस आप मनाते हैं। 14 सितंबर आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपने पिछले क्लास में भी देखा था। 14 सितंबर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हिंदी दिवस हो जाएगा। अगर 8 सितंबर इसमें है, बताइए कि 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप सब जरूर बताइए 8 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों कहेंगे कि 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को ध्यान में रह गया कि जो है 5 सितंबर भारतीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस जो आपका ये क्वेश्चन है, और 14 सितंबर हिंदी दिवस और 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है एकदम सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, एकदम मेरे प्यारे साथियों लगभग एकदम पूरी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। उस सुदूर इलाके के भी भाई बहन पढ़ सके जहां पे बिहार पुलिस का बैच नहीं चल रहा है और फॉर्म भरा हुआ है, उस इलाके तक भी पहुंचना चाहिए। कुछ न कुछ पान न पान का डंटी उसके तक पहुंचना जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों एकदम लाइक नहीं किए आप सब, लाइक नहीं किया, लाइक करके मेरे प्यारे साथियों थोड़ा एनर्जी बढ़ा दीजिए, इस भाई के लिए एनर्जी बढ़ा दीजिए। लाइक करने में थोड़ा क्या तो तकलीफ होता है नहीं मेरे प्यारे साथियों। जितने आप सब वाचिंग कर रहे हैं जरूर वहां तक पहुंचाने का एक बार काम कीजिए, मजा आ जाएगा। हमने यहाँ पे देखिए डाटा रख दिया है सितंबर का। सितंबर का डाटा भारतीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस ये आपका जो दिया था इसमें तो लिखना ही था 5 अक्टूबर। उसके बाद हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत दिवस पूछा जाता है। तो ओजोन परत आप जान ही रहे मेरे प्यारे साथियों, वो जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व समुद्र दिवस 24 सितंबर, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर, विश्व नदी दिवस 26 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हैरूल संस्था संबंधित किससे है। हैरूल संस्था संबंधित किससे है, गर्सिया जनजाति से है, सहरिया जनजाति से है, मील जनजाति से है, मीना जनजाति से है। तो मेरे प्यारे साथियों बता दें यानी कि हैरूल जो है गर्सिया जनजाति के लिए विकास कार्य करती है। यानी हैरूल जो संस्थान है वो गर्सिया जनजाति के विकास के लिए कार्य करती है। यानी कि हैरूल जो संस्था है वो किसके लिए कार्य करती है, गर्सिया जनजाति के विकास के लिए कार्य करती है, उसके डेवलप के लिए कार्य करती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। लगा दीजिए पहला नंबर। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रात को आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बताइएगा। रात को आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, गर्म हवा के कारण, प्रकाश के परिकर्णन के कारण, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अग्रिम प्रकाश के कारण। बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे आप सरल माध्यम से विरल माध्यम की बात करते हैं, उसी प्रकार जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, यानी कि या तो विलंब की ओर मुड़ जाती है या विलंब से दूर भाग जाती है, यानी विचलित हो जाती है। तो भैया इस तरह के जब घटना होते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वायुमंडलीय के परत बहुत, वायुमंडलीय परत क्या है, बहुत सारे परत है। तो एक परत से दूसरे परत में यानी कि
प्रवेश करते हैं जब प्रकाश, तो मेरे प्यारे साथियों क्या तो रुक रुक के आते हैं, जिसके कारण तारे टिमटिमाने लगते हैं। यानी कि उस तरह का घटना जो कहलाता है, क्या कहलाता है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपर्दन के कारण, या प्रकाश के परिकरण के कारण, या गर्म हवा के कारण, या अग्रिम प्रकाश के कारण। एकदम फटाक से मेरे प्यारे साथियों आंसर लग जाएगा, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यानी अपवर्तन की ही घटना घटती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, बट जाती है ना मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा, तो आंसर क्या लगा देंगे आप सब, यानी तीसरा नंबर लगा देंगे, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एकदम क्लियर है, किसी को यहाँ दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या, बताइएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक विषाणु जनित रोग का युग्म है, यानी दाद एड्स, पेचिस एड्स, टाइफाइड क्षय रोग, पोलियो एड्स, कौन से यानी इनमें से युग्म है जो विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, विषाणु यानी वायरस। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आप सब जरूर बताइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। दाद एड्स, पेचिस एड्स, टाइफाइड क्षय रोग, पोलियो एड्स, हमने पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, इस तरह का प्रश्न आया था, यह रिपीटेड प्रश्न है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलियो और एड्स जो है वायरस से होने वाला बीमारी है, यानी विषाणु से होने वाला बीमारी है, विषाणु जनित रोग है ना। चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों आंसर एकदम फटाफट आप सब लगा दीजिए। आंसर आ जाएगा चौथा नंबर। यहाँ पे एक डाटा हम आपके सामने रख दिए मेरे प्यारे साथियों। पहला डाटा है वायु विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित जो रोग है वो एड्स है, स्क्रीनशॉट आप सब कर लीजिएगा, एक जगह मिल जाएंगे। एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, छोटी माता, गलथोत है, खसरा है, रेबीज है, हर्पीज है इत्यादि। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, आपका विषाणु से फैलने वाला बीमारी है। हम दूसरा बात करते हैं, जीवाणु जनित रोग जो है वो टेटनस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, काली खांसी है, निमोनिया इत्यादि। ये जितने भी बीमारी हैं वो आपका जीवाणु से होने वाली बीमारी है। कवक द्वारा उत्पन्न रोग हैं, कवक द्वारा, जिसको आप फंगस कहते हैं भैया, दाद, खाज, दम्मा, गंजापन, एथलेट फुट बीमारी जितने भी हैं ये कवक द्वारा फैलने वाले बीमारी हैं। एकदम एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सब, एक बार देख लीजिएगा। इसमें मेन जो होता है, जैसे टिटनस पूछ देता है, हैजा, टाइफाइड पूछ देगा, जैसे डिप्थीरिया पूछ देगा, तो भैया बता देंगे जीवाणु से होने वाले रोग है ना। चलिए, और इसमें तो आप जानते हैं टाइफाइड पानी से फैलने वाली बीमारी है, तो वो आप जीवाणु जान ही जाते हैं, ऐसे आप तर्क लगा सकते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते। अगला क्या है, आगा खान गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। आगा खान गोल्ड कप, गोल्ड सब गोल्डन कहते हैं, गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है, कबड्डी से है, बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा। आपका जो है आंसर इसमें हो जाएगा, यानी कि फुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी या कबड्डी। तो आपका आगा खान गोल्ड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। लगा देंगे, आगा खान गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है, एकदम बिल्कुल आंसर है, आप सब लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न से पहले देख लीजिए, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी क्या है। ऐसे जो होता है क्रिकेट में होता है दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, विजय हजारे जो ट्रॉफी होती है वो क्रिकेट में, यानी देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में, रणजी भी क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी कहते हैं ना, रणजी ट्रॉफी खेल के आया भैया तो क्रिकेट में है। फुटबॉल के लिए आशुतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, हजरत महल ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, आगा खान गोल्ड कप जो पूछा गया है यही वाला। अब बीसी राय ट्रॉफी, ये जितने भी हैं फुटबॉल से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं हॉकी जो है, आगा खान कप, देखिएगा यहाँ पे इसमें फंसता है, आगा खान गोल्ड कप है तो फुटबॉल, सिर्फ आगा खान कप रहता तो क्या हो जाता, हॉकी हो जाता। ध्यानचंद्र ट्रॉफी, आप जानते हैं ध्यानचंद्र व्यक्ति का नाम है, उसी पर ट्रॉफी या रखा गया। मेरे प्यार कितना बड़े व्यक्ति, उसको सब जानते हैं, हॉकी के जादूगर जिसको बोला जाता है, ध्यानचंद्र ट्रॉफी तो याद ही रहेंगे। बीटन कप, सिंधिया कप, गोल्ड कप या सुल्तान अलजान शाह कप जो है ये क्या है, सारे का सारे हॉकी से है ना। चलिएगा, बिल्कुल आप सब आंसर लगा दिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है, सम्मिलित नहीं है। विस्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी, बिपाशा, ब्यास, अस्कनी, सतलज। मेरे प्यारे साथियों, पहले प्राचीन नाम और अभी जो है झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, सही है। या पुरुषनी नदी जो है अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है, ये सही है। बिपाशा अभी ब्यास नाम से जाना जाता है, ये सही है। अस्कनी, सतलज से ये जाना जाता है। इसमें से सही
3 गो है, एक ही गलत है जो सम्मिलित नहीं है। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं विस्तृता नदी जो है झेलम नदी को ही कहा जाता है, रावी नदी को ही पुरुषनी नदी कहा जाता था, या कहेंगे पुरुषनी नदी को ही रावी नदी कहा जाता है, बिपाशा को ब्यास बोला जाता है, भैया अस्कनी को सतलज नहीं बोला जाता है। बताइए अस्कनी को क्या बोला जाएगा? तो कहेंगे सर अस्कनी नदी को यानी कहते हैं चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी कहा जाता है ना। तो इसका मतलब है ये वाला सम्मिलित नहीं है, ये हमारा सही नहीं है। तो भैया उस जगह क्या होगा? सतलज नदी को क्या कहा जाता था? सतुद्री नदी कहा जाता था, सतुद्री नदी कहा जाता था। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। तो लगा दीजिए मेरे प्यारे साथी चौथा पे। बहुत ही सुंदर, सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। आप सब आज शेयर नहीं किए, लग रहा है आज शेयर आप सब नहीं किए हैं, जरूर करिए मेरे प्यारे साथियों। कहता है 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भूराजस्व के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए। अकबर के काल में कृषि भूमि कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? यानी कि टोडरमल को रखा था भूराजस्व क्षेत्र के लिए, उसने जो है कृषि को कितने भागों में बांटा है? ये बताइए आंसर आप सब फटाफट। कृषि को कितने भागों में बांटा है मेरे प्यारे साथियों? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? कृषि को 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग का नाम ले देंगे। पहला नाम है मेरे प्यारे साथियों पोलज। क्या है? पहला नाम है पोलज। ठीक है, दूसरी नाम को अगर बात करें हम तो दूसरा है परती। दूसरा क्या है? परती है। दूसरा क्या है? परती है। और तीसरा जो है मेरे प्यारे साथियों वो चाचर है। तीसरा क्या है? चाचर है। और चौथा जो 4 भागों में अंतिम भागों में बांटा है वो बंजर भूमि को बांटा है। तो हमारा जो भैया यहाँ कितने भागों में बांटा गया है? अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से जो बांटा है पोलज, परती, चाचर, बंजर, यानी 4 भागों में बांटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 भाग हो जाएगा। आप सब आंसर लगा दीजिए, 4 भाग है ना। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमें निद्रा कहाँ आती है साहब? निद्रा और सपनों को बेच के ही तो पुलिसकर्मी बनने जा रहे हैं। अब निद्रा से कोई वास्ता ही नहीं, अपनी तो पेट्रोलिंग में ही रातें निकालनी है। क्या बात है विक्की बाबू। चलिएगा, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? यानी अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह, यानी जो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों वो किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था? तो कहेंगे नादिर शाह ने जो है 1739 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों दिल्ली पर आक्रमण किया था। कितने ईस्वी में नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था दिल्ली पर? 1739 ईस्वी में किया था। बताएंगे आप सब भी, बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। 1739 ईस्वी में किया था। और उस समय जो है यानी कहते हैं रंगीला के बादशाह के नाम से जाना जा रहा था। तो भैया उस समय शासक कौन था? तो कहेंगे मोहम्मद शाह। और आप जानते हैं रंगीला बादशाह किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह हो जाएगा। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा कि रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? तो भैया मोहम्मद शाह को कहा जाता है। और मोहम्मद शाह के शासन काल में ही नादिर शाह ने आक्रमण किया था वो दिल्ली पर। कितना? 1739 ईस्वी में। चलिए बहुत ही सुंदर है मेरे प्यारे साथियों। और आप ये भी जानते हैं कि दोनों के बीच जो है मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच यानी करनाल का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? एक करनाल का युद्ध हुआ था, जो कि मेरे प्यारे साथियों कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। जो डेट हमारा है 24 फरवरी 1739। 24 फरवरी 1739, यानी कि इनके बीच नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। चलिए बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? सीमेंट निर्माण के दौरान धातु मल में जिप्सम यानी CaSO4 into 2H2 क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट की जमाव दर कम करने के लिए, कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, कोलाइड जेल के निर्माण की सुविधा के लिए, जमाव दर बढ़ाने के लिए। ये आंसर एकदम फटाफट लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आंसर क्या आएगा इसमें? इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सीमेंट निर्माण के दौरान धातु मल में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता भाई कि सीमेंट की जमाव दर कम करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आप सब आंसर लगा दीजिएगा पहला। और मेरे प्यारे साथियों जमाव तेजी करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कहेंगे सर जमाव तेजी करने के लिए कैल्शियम मिलाया जाएगा। मेरे कैल्शियम
सीएम, कैल्शियम, यानी मेरे प्यारे साथी उसमें मिलाया जो जाएगा वो मिलाया जाएगा कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाएगा, क्लोराइड मिलाया जाएगा तेजी करने के लिए, ठीक है, क्लोराइड मिलाया जाएगा। जमाव तेज करने के लिए क्या मिलाया जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाएगा, और जमाव दर कम करने के लिए क्या मिलाया जाएगा, जिप्सम मिलाया जाएगा, CaSO4 into 2HO2 मिलाया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो अगला मेरे प्यारे साथी जो प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। आंसर एकदम फटाफट मेरे प्यारे साथी इसका दे दीजिए आप सब, एकदम दे दीजिए, अभी 61 नंबर का आंसर दे दीजिए आप सब। तो कहेंगे सर जी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अजय सिंह हो जाएगा। यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज IBA का उपाध्यक्ष जो चुना गया है वो अजय सिंह को चुना गया है, तो भैया आंसर लगा देंगे अजय सिंह। चलिए अगला जो प्रश्न है, हाल ही में SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, बीजिंग, नई दिल्ली, मॉस्को, अस्ताना। तो भैया आंसर फटाफट इसका बताइए, आंसर इसका आप सब फटाफट बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक जो आयोजित हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। चलिए करंट, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आप सब ध्यान दीजिएगा, सेट में इस बार करंट भी आ रहा है। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड इंगित क्या करता है, बताइए। ब्लैक कार्ड जो दिया जाता है जब बैडमिंटन खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है, इसके लिए यानी इसमें निलंबन है, दोष है, चेतावनी है, अयोग्यता है, यानी क्या सूचित करता है, क्या क्यों दिया जाता है उस खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड। जल्दी से आंसर इसका मेरे प्यारे साथियों बताएंगे। ब्लैक कार्ड का मतलब होता है काला कार्ड, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों ब्लैक कार्ड जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है, तो कहेंगे कि अयोग्यता के लिए दिया जाता है, आयोग पाया जाता है तो उसको ब्लैक कार्ड दिया जाता है। एक होता है मेरे प्यारे साथियों पीला कार्ड। पीला कार्ड क्यों दिया जाता है पता है, एम्पायर के साथ दुर्व्यवहार के लिए पीला कार्ड दिया जाता है। एम्पायर के साथ दुर्व्यवहार, कोई बातचीत हो जाता है या फैसला के बारे में जो उसे कहते हैं नोकझोंक हो जाता है, तो भैया दुर्व्यवहार होता है तो उसको पीला कार्ड दिया जाता है। और 2 पीला कार्ड देने के बाद उसके बाद एक लाल कार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ ब्लैक कार्ड था, ब्लैक कार्ड के लिए अयोग्यता, अगर पीला कार्ड दिया जाएगा तो समझिए अंपायर के साथ दुर्व्यवहार है, 2 पीला कार्ड मिल गया तो उसे लाल कार्ड दे दिया जाता है। चलिएगा बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है, पारा, नाइट्रेट्स या लेड या आर्सेनिक। आंसर एकदम बता दीजिए ये सब। तो आप जानते हैं ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होते हैं, इस ग्रस्त बच्चे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और किसके कारण होता है भैया, ये है नाइट्रेट्स के कारण की वजह से होता है, यानी कि उसी की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि खराब ऑक्सीजन युक्त रक्त के कारण बच्चा का रंग नीला पड़ जाता है, और ये जानते हैं नाइट्रेट के कारण जो होता है उसी के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर अगर हम खाद्य संरक्षण करेंगे तो भैया उसके लिए क्या, सिरका, बेंजोइक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल या सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका आप प्रयोग करते हैं, एकदम आंसर बताइए इसका, किसका प्रयोग करते भैया आप। तो आंसर एकदम लिखेंगे, आंसर एकदम फटाफट बता दीजिए। तो आंसर मेरे प्यारे साथी हो जाएगा क्या, कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का मेरे प्यारे साथियों सूत्र क्या होता है, लिख लेंगे C6H5COOH, ये हो गया बेंजोइक अम्ल का सूत्र। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H5COOH होता है, जो कि खाद्य पदार्थ यानी कि इत्यादि को, यानी फल इत्यादि को सहायता करता है, यानी सुरक्षित रखता है, संरक्षण करता है। चलिए बहुत ही सुंदर एकदम आंसर आ रहा है आप लोग। इसमें मेरे प्यारे साथियों एक सिरका है,
सिरका को जिसको आप कहते हैं कि एसिटिक, सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि इसका फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे? एसिटिक है तो एसिटिक कितने कार्बन को कहते हैं? एक कार्बन को CH3, CH3 COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल का सूत्र। ये किसका हो गया? एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया, जो सिरका में पाया जाता है, जो मेरे प्यारे साथियों कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। एक है टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे साथी, जो कहते हैं कि अंगूर में, कहते हैं ना कि अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर और इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है C4H6O6 फार्मूला होता है। आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, अचार बनाने में, अंगूर का जो अचार, इमली जितना भी होता है भैया, इसमें टाइट्रिक अम्ल प्रयोग होता है। आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, जो कि अग्निशामक में, बेकरी उद्योग में किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, है ना। तो पूछा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरे प्यारे साथियों सवाल है, 65 पुरुषों वाली समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष और इस समूह में शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। बाद में जुड़ने वाले 5 पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही सुंदर सवाल है। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा तो बनाएंगे कैसे? तो चलिए भाई, कुछ नहीं करना है। 65 पुरुषों वाले समूह की औसत आयु 32 वर्ष है, यानी 65 पुरुष वाले जो औसत समूह है उनका औसत का है भैया 32 वर्ष है। कहता है यदि 5 पुरुष और समूह में शामिल हो जाता है, अगर 5 इसमें और शामिल हो जाता है तो क्या होता है पता है? 70 पुरुष हो जाता है, और 70 पुरुष की औसत आयु कितनी हो जाती है? 34 वर्ष हो जाती है। बाद में जुड़ने वाले 5 पुरुषों की औसत आयु क्या होगा? तो भैया ये बाद में जुड़ा है 5 गो, अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 का योग आएगा, 2 होगा तो 2 का योग आएगा, 3 होगा तो 3 का योग आएगा, 4 होगा तो 4 का योग आएगा, 5 होगा तो 5 का योग आएगा। तो भैया 5 हैं, इनका पहले योग निकालेंगे तो फिर औसत निकाल लेंगे। पता है 32 से 34 कितना बढ़ा? 2। हमने बताया इधर का गुना इधर करेंगे और इधर का गुना इधर करेंगे। क्या बताए हैं मैथ में? कहेंगे सर 65 दूना 170 होते, ओ सॉरी, कहाँ ध्यान भाई, 130 होता है। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 34 पंचे 5 चौक 20, आप 5 तिया 15 2 17, 170 इधर होता है। इनको जोड़ दीजिए तो जोड़ देंगे 0 7 3 10, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। 7 3 10 2 1 3, 3 लिख दे 300। और मेरे प्यारे साथियों वो 5 जो व्यक्ति शामिल हुआ उनका योग क्या होगा? 300 होगा। और 300 कितने का योग? 5 का। औसत निकालेंगे, संख्या का योग बटे क्या लिखेंगे? संख्या 5 गो है, 5 से भागा कर देंगे तो 6 पंचे 30, आंसर आपका आ जाएगा 60। पहला नंबर ऑप्शन लगा दीजिए। मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार एकदम बना के आइएगा। सवाल कौन कहता है नहीं बनेगा? सवाल फास्ट बनेगा और जबरदस्त तरीके से भी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों लाइक कर दीजिए, सभी मित्रों को जोड़ दीजिए। जिस प्रकार कल आप लोग बहुत अच्छा से सपोर्ट करके एकदम किए थे, आज भी लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। 67 नंबर का कह रहा है पैसिव, यानी एक्टिव एंड पैसिव यानी वॉइस है भैया। तो चलिए इनका हम लगा देते हैं टिक। आप 67 का ए नंबर देख लीजिएगा कि इसको बताने के लिए हमको बहुत सारे नियम और तरीके बताने होंगे, इसलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को हम क्या कर दे रहे हैं? स्किप कर दे रहे हैं। आप इसको अपने से देख लीजिए या लास्ट में समय बचेगा 4-5 क्वेश्चन के लिए जरूर ग्रामर एक बार हम पढ़वा देंगे मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 68 नंबर प्रश्न क्या है। कहता 1857 ईस्वी के महान क्रांति के इलाहाबाद का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? मेरे प्यारे साथियों 1857 जो क्रांति हुई थी अलग अलग जगह, जैसे लखनऊ से, झांसी से, दिल्ली से, आपका जगदीशपुर से, सबने अलग अलग नेतृत्व किया था। लेकिन कहता है कि इलाहाबाद से आखिर किसने नेतृत्व किया था? महामोर्चा कौन भारतीय संभाले थे? यही इसका आंसर बताना है, इलाहाबाद से। तो भैया कुंवर सिंह, नाना साहब, बेगम हजरत महल, लियाकत अली। आंसर क्या लगाएंगे आप सब जरूर बताइएगा मेरे प्यारे
प्यारे साथियों इसका, यानी कि इलाहाबाद से कौन संभाले थे, बता दीजिए फटाफट। तो कहेंगे सर जी इलाहाबाद से संभाले थे, यानी कि डी नंबर लियाकत अली, यानी लियाकत अली जो थे इलाहाबाद से संभाले थे। कहां से? इलाहाबाद से संभाले थे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, लियाकत अली इलाहाबाद। बताइए कुंवर सिंह कहां का थे, कहां संभाले थे कुंवर सिंह? तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, कुंवर सिंह जगदीशपुर में, कहा? जगदीशपुर में, यानी इस नेतृत्व किया था, मोर्चा संभाला हुआ था। लिख देते हैं जगदीशपुर, है ना। चलिएगा तो जगदीशपुर हो गया क्या, यानी कुंवर सिंह। आप बताइए, आप सब बताइए, इसका बेगम हजरत महल जो है कहां नेतृत्व किया था, कहां संभाले हुए थे? तो आप सभी का आंसर बेगम हजरत महल के लिए कहां जाएंगे? नवाबों का शहर लखनऊ जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। नवाबों के शहर लखनऊ का जो नेतृत्व किया था, लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल थे। तो हमारा यहाँ बेगम हजरत महल के लिए क्या आ गया भैया? लखनऊ आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछे कानपुर, यानी तब क्या हो जाएगा? तो सभी को याद रहता है कानपुर, यानी कि नाना साहब यहीं का नेतृत्व किया था भैया। कानपुर से कौन किया था? नाना साहब ने किया था। बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं आप सब। कानपुर से कौन किया था? नाना साहब किया था। अगर मेरे प्यारे साथियों हम पूछ दें आपको कि दिल्ली से किसने किया था, दिल्ली से किसने किया था, तो बताइए दिल्ली से किसने किया था? तो कहेंगे सर दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर, यानी कि इसने नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था भाई। तो लगा देंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बोले या बहादुर शाह द्वितीय बोले तो वही है। तो भैया हमारा नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर ने किया था। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछें झांसी से किसने किया था, तो मेरे प्यारे साथियों आप सब बताइए झांसी से किसने किया था? तो सभी को पता है खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी, यानी भैया रानी लक्ष्मीबाई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। कहां से? झांसी से। जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, वो थे रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है मन्नू भी, बिल्कुल सही है एकदम मेरे प्यारे साथियों आप सब। अब अगर पूछ दें कि बरेली से किसने किया था, एक ये भी जान लें मेरे प्यारे साथियों, बरेली से किसने किया था? बरेली से किसने किया था? तो बताइए बरेली से किसने किया था? बरेली से किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? बरेली से एकदम खान बहादुर खान ने किया था, यानी खान बहादुर खान ने किया था। बहादुर खान ने किया था, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों ये हो गया खान बहादुर खान। कहां से किया था? बरेली से किया था। और फैजाबाद से कौन किया था? एक ले लेते हैं फैजाबाद लास्ट, ये फैजाबाद लास्ट ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। आंसर बताइए फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अहमदुल्ला ने किया था। अहमदुल्ला ने किया था। बिल्कुल सही है भैया, एकदम क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथी सभी को याद आ गया कि कुंवर सिंह जगदीशपुर, बेगम हजरत महल, नवाबों का शहर लखनऊ, नाना साहब कानपुर। भैया नाना साहब कानपुर याद रखिएगा, नाना ने कान पकड़ के हमको कौ सिखाया था। भैया नाना ने कान पकड़ के हमें कौ सिखाया था। तो नाना साहब कानपुर हो गया, लियाकत अली इलाहाबाद हो गया, फैजाबाद अहमदुल्ला हो गया, झांसी खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। तो याद भी रहेगा भैया झांसी वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से खान बहादुर खान और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। दिल्ली कहते हैं बहादुरों का भैया शहर है। तो चलिए बहादुर शाह जफर लगा के आ जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए एकदम मेरे प्यारे साथियों कुछ कुछ याद हो रहा है, बताइएगा कुछ कुछ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें कह रहा है कि लाल मिट्टी उपयुक्त है कृषि कार्य हेतु, मत्स्य पालन हेतु, खनन हेतु, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों लाल मिट्टी कृषि के लिए हो ही नहीं सकता है क्योंकि उपजाऊ उतने नहीं है ना मेरे प्यारे साथियों। तो लाल मिट्टी जो है क्या होगा? तो कहेंगे भैया लाल मिट्टी जो होता है पता है किससे निर्माण होता है? ग्रेनाइट और नीस के रूपांतर से बनता है। यानी रूपांतरित चट्टान जो होता है रूपांतरित होकर के बनता है। वो किससे बनता है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट और नीस के रूपांतर से भैया, और नीस के रूपांतर से बनता है। यानी कि ग्रेनाइट और नीस के रूपांतर से कौन बनता है? एक सेकंड,
भाई नीस, ग्रेनाइट और नीस के रूपांतर से क्या बनते हैं, लाल मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें जानते हैं फेरिक ऑक्साइड यानी जिसको आप कहते हैं फेरस ऑक्साइड, और इसी में मेरे प्यारे साथियों फेरिक ऑक्साइड क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल क्या होता है, रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का क्या होता है, लाल रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का क्या होता है, रंग लाल होता है, और ये ग्रेनाइट और नीस के रूपांतर से बना हुआ यह मिट्टी होता है। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर आंसर इसीलिए हो जाएगा खनन हेतु, क्योंकि इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों तीसरा नंबर। क्या लगा देंगे, तीसरा नंबर। इसका क्षेत्र जो देखने को मिलता है वो क्षेत्र अधिकतर आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, लाल मिट्टी का। तो चलिए एकदम आंसर लगा दिए मेरे प्यारे साथियों। कहेंगे तो कुछ तो इसमें उपजदा होगा सर जी, इसमें मेरे प्यारे साथियों इसका उपज जो होता है रबड़, कहवा, कॉफी, मोटा अनाज, यानी कि लाल मिट्टी का जो है उपजाऊ है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होता है, भारतीय यानी कि बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है मेरे प्यारे साथियों किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होता है, बताइएगा इसका आंसर। आदित्य जी आपका इमोजी क्या है, किस बता दीजिएगा। चलिए बिल्कुल, बॉक्साइट का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होता है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। मेरे प्यारे साथी इसका आंसर एकदम बता देंगे आप सब, बहुत ही सुंदर चल रहे हैं आप सब, एकदम बता दीजिए। आंसर ठीक आ रहा है आप सबका, बिल्कुल सही आ रहा है, 70 का एकदम लगा चुके हैं नंबर। ए उड़ीसा, बॉक्साइट का उत्पादन जो है सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 71 नंबर है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों स्थिर हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों 71 का आंसर एकदम बता दीजिए आप सब क्या होने वाला है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति क्या हो, देखिएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वही हार्ड करेंसी है। भैया आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा कम हो, यानी मांग जित कर रहा है लेकिन उसकी अपेक्षा क्या हो रहा है, हम आपूर्ति उसका यानी कि कम कर रहे हैं, आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसी को कहते हैं हार्ड करेंसी। और कहते हैं भैया सॉफ्ट करेंसी के लिए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो तो उसको कहेंगे हम सब क्या, सॉफ्ट करेंसी। क्या कहेंगे, सॉफ्ट करेंसी। यानी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो तो सॉफ्ट करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो तो हार्ड करेंसी। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, एकदम आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 71 का पहला नंबर आंसर ले लेंगे, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी मांग से कम हो तो भैया हमारा हो जाएगा हार्ड करेंसी। आगे बढ़ते हैं, सिजदा एवं पाबोस किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। भैया सिजदा और पाबोस मुगल सम्राट के एक प्रथा था, एक प्रथा कहते हैं उसको, यानी एक क्या कहते हैं, नवरोज उत्सव जो मना, नवरोज उत्सव के टाइम में उसको शुरू किया गया था। किसको, सिजदा और पाबोस, यानी नवरोज उत्सव का एक अंग था, भाग था, है ना। तो भैया कहते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइएगा इसका आंसर, बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों कहेंगे कि बलबन ने ईरानी परंपरा पर आधारित सिजदा एवं पाबोस के साथ साथ नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। यानी सिजदा एवं पाबोस को किसने शुरू किया था, तो भैया बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। ईरानी परंपरा पर आधारित था ये। और नवरोज उत्सव को जो प्रारंभ किया था मेरे प्यारे साथियों, उसमें सिजदा का अर्थ क्या होता है समझिएगा, सिजदा का अर्थ क्या होता है और पाबोस का क्या होता है तो बता देंगे आप सब पढ़े होंगे। सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों घुटने के बल बैठना, यानी कि घुटने के बल बैठना, घुटने के बल बैठना। और पावस का मतलब क्या होता है बता दीजिए आप सब, पैर को चुमना, पैर को चुमना, पैर को चुमना। यानी कि मेरे प्यारे साथियों क्या करता था, दरबार में जब जाता था तो घुटने पर बैठ करके पैर को चुमता था। यानी एक जो है ये चलाया गया किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। तो आंसर लगा लेंगे बलबन आप सब।
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशन किया गया था? 1870, 1875, 1885, 1915। बताइएगा कि बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशन किया गया था? तो आंसर मेरे प्यारे साथियों बताएंगे। आंसर बता दीजिए आप सब। तो बिहार हेराल्ड जो है प्रकाशित जो हुआ था वो हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथी इसको प्रकाशित कौन किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था। किसने किया था? गुरु प्रसाद सेन ने किया था। और ये किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। कौन? यानी कि बिहार हेराल्ड समाचार पत्र जो है प्रकाशन वर्ष यानी 1875 ईस्वी और गुरु प्रसाद सेन ने मतलब इसको प्रकाशित किया था। और ये किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। चलिए आंसर लगा दीजिएगा आप सब। प्रकाशित करने वाले व्यक्ति एकदम कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। आगे बढ़े तो अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? एकदम आंसर इस सबका दीजिए। आंसर बहुत फास्ट देखते हैं कौन करंट पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। पढ़ने पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ने पर विशेष ध्यान दीजिए। एकदम कौन होगा आंसर इसमें? जो है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? वो हमारा कौन सा देश है भाई? मिस्र है। तो आंसर क्या लगा देंगे? मिस्र लगा देंगे। चलिएगा आगे बढ़े। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? मेरे प्यारे साथियों दोपहर के 12 बजे जो है किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? आंसर इसका बताइए आप सब। इंद्रधनुष जो दिखाई देता है दोपहर के यानी कि किस दिशा में दिखाई देता है? तो कहेंगे सर जी हमारा जो दोपहर के समय यह नहीं देख सकते हैं। दोपहर के समय जो है इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। और दिखाई तब देता कब है? तो मेरे प्यारे साथी सुबह और शाम में, यानी जब वर्षा के दिन, अभी वर्षा की मौसम भी है, बरसात भी होता है, तो देखते हैं अगर सुबह सुबह बारिश हो रहा है तो सुबह, अगर सुबह सुबह का मतलब जब सूर्य यानी सुबह उगता है तो पूरब में, तो उसका विपरीत यानी दिखाई पड़ेगा पश्चिम में। अगर जब शाम के टाइम अगर वर्षा हो रहा है इंद्रधनुष बनेगा, अगर शाम का टाइम है तो उसके विपरीत यानी पूरब में बनेगा। और इंद्रधनुष दिखाई क्यों पड़ता भैया? प्रकाश के परिकर्णन के कारण इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। और आप जानते हैं इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। और इंद्रधनुष प्रकाश के परिकर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। दोपहर के समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। जब भी पड़ेगा तो सुबह में और शाम में पड़ेगा। सुबह में तो पश्चिम में बनेगा, शाम में पूरब में बनेगा। आंसर एकदम लगा के आ जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आंसर आपका क्या हो गया? चौथा नंबर हो गया है ना। और आप जानते हैं कि इनमें इंद्रधनुष में कौन सा कलर नहीं बनता है? तो कहेंगे सर इसमें जो है काला वाला कलर नहीं होता है, बाकी 7 कलर होता है जो स्पेक्ट्रम वाला है ना। चलिएगा तो मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर का पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? पंजाब है, हरियाणा है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। आखिर कौन इसमें आंसर होगा? लगा दीजिए फटाफट मेरे प्यारे साथी इसका आंसर आप सब। आंसर लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर चौथा नंबर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर का पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? वो हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो आप उत्तर प्रदेश आंसर लगा देंगे। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। मेरे प्यारे साथियों बताइएगा, यानी कि संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं, यानी 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे 60 से कम है। उनमें से एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है भैया कि जो 60 से कम है, बाकी 60 में 60 से ऊपर है और 60 है, बाकी 60 से कम। ऐसा कौन इसमें राज्य दिख रहा है बताइएगा?
आंसर आप सब फटाफट बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर गोवा की बात करें, सिक्किम की बात करें, मिजोरम की बात करें, पुदुचेरी की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मेघालय की बात करें, मणिपुर की बात करें, बताइए कौन ऐसे इसमें राज्य हैं भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो 60 से कम है? फटाफट आंसर दीजिए आप सब। तो चलिए, तो बता दें मेरे प्यारे साथियों, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, जो 60 से क्या है, यानी कि कम है। 60 से कम है, कितना है वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, संविधान यह प्रावधान करता है। संविधान अगर प्रावधान करता है, कितने अनुच्छेद के तहत करता है? तो कहेंगे सर अनुच्छेद 170 के तहत यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन 4 ऐसे राज्य हैं जहां ये अपवाद है। भैया कैसे? पहला आपका लिख देते हैं गोवा। पहला क्या लिख देते हैं? गोवा, जहां पे कितना है? 40 है। दूसरा ही आपका नजर आएगा सिक्किम। दूसरा अगर लिख देते हैं सिक्किम, तो सिक्किम में भी कितना है? 40 है। सिक्किम में भी कितना है? 40 है। सॉरी 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 सॉरी, सिक्किम में 32 है भैया, सिक्किम में 32 है, क्षमा चाहेंगे, सिक्किम में 32 है। उनके बाद मिजोरम में 40 है, मिजोरम में 40 है, मिजोरम में क्या है? 40 है। आपका एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य, एक राज्य जो बच गया वो पुदुचेरी है मेरे प्यारे साथियों, पुदुचेरी है, पुदुचेरी है, पुदुचेरी है, जहां पे कितना है बताइए? पुदुचेरी में कितना है? तो कहेंगे सर पुदुचेरी में 30 सीट है। तो आप सर इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। सिक्किम में 32 है, बिल्कुल सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत गोवा 170 अनुच्छेद क्या कहता है समझिएगा, कि यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। ये अनुच्छेद 170 कहता है। लेकिन गोवा 40 है, सिक्किम 32 है, मिजोरम 40 है और पुदुचेरी क्या है? 30 है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों साथ साथ ये भी कहता है कि 600 से अधिक नहीं होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 170 ये भी कहता है कि 60 से कम नहीं होगा, लेकिन 6 से अधिक भी नहीं होगा। ये भी पूछ सकता है कि 600 से अधिक नहीं होगा, लेकिन 60 से भी कम नहीं होगा। बात समझ गए? आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? एकदम आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, बता दीजिएगा इसका आंसर, एकदम आप सब फास्ट बताएंगे। यानी कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो भैया आप जानते हैं दांडी यात्रा को यानी कौन सा सत्याग्रह दिया गया नाम? कहेंगे सर दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है किसको? दांडी यात्रा को। तो मेरे प्यारे साथियों, दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था ये बताइएगा सब कोई। दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था? एकदम फटाफट बता दीजिए, दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था बताएंगे? तो कहेंगे सर 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कहां से? तो कहेंगे साबरमती से। कहां से? साबरमती से, साबरमती से। तो भैया कहां से प्रारंभ हुआ था? साबरमती। और साबरमती आश्रम कहां है? तो आप कहेंगे सर साबरमती आश्रम जो है वो गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। यानी साबरमती गुजरात से प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। तो मेरे प्यारे साथियों अंत कब हुआ था? तो कहेंगे सर अंत जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इसका जो अंत हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। यानी मेरे प्यारे साथियों टोटल कितने दिन लगे थे इसको? 24 दिन लगे थे यात्रा में। टोटल कितने दिन लगे थे? 24 दिन इसको यात्रा में लगे थे। चलिए, बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है आप सबका। आप बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। और कुल दूरी बता दीजिए। कुल दूरी मेरे प्यारे साथियों यानी कि 390 के आसपास होता है। किसी बुक में 390 देता है, किसी में 385 लगवाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 385 इसमें दिया इसके समीप। इतना किलोमीटर की दूरी तय किया था, 385 किलोमीटर की दूरी तय किया था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों कुल सदस्य कितना थे? कुल अगर सदस्य की बात करें, कुल सदस्य कितना थे? तो कहेंगे सर कुल सदस्य टोटल थे 78 और एक थे महात्मा गांधी और टोटल 79 थे। चलिएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा।
और मेरे प्यारे साथियों, इसी आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और इसे ही हमें कहते हैं सर्वज्ञ आंदोलन के तहत। भैया कहते हैं इसे कौन सा आंदोलन कहा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो आप सब भी लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों ये चीज, अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए ये हम समझ गए थोड़ा सा सारांश, यानी कि दांडी मार्च जो है, दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहां से? साबरमती, गुजरात से। और भैया अंत हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। 24 दिन का लगभग सफर था। कुल सदस्य इसमें 78+1 था और ये 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। किसी बुक बताए 390 भी देता है, तो हमारा जो है 390 है। और सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी यानी आंदोलन को कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लियर है? किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना? चलिए बहुत ही सुंदर, आगे बढ़े। अगला जो है, अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए। कमल का, शेर का, पीयूष का, अरि का। भैया ये पर्यायवाची शब्द है, ये आप समझ सकते हैं क्या होगा अरविंद। तो अरविंद जो है वो जाना जाता है क्या? कमल का पर्यायवाची के नाम से। भैया कमल का पर्यायवाची शब्द जो है अरविंद है, जिसको आप इंग्लिश में साइनो बोलते हैं। ठीक है भैया, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंधपरदवी जालिका या टोनोप्लास्ट। बताइए आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कोशिका भित्ति हो जाएगा। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कहेंगे सर कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो भैया ये सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। और पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाते हैं? कोशिका भित्ति। तो आंसर क्या लगा देंगे? कोशिका भित्ति। चलिए बहुत ही सुंदर है आंसर आप सबका। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ, वो कौन थे? भाई बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे ये, जो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन थे, उसका निधन हो गया। वो कौन थे? लेखक थे, वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे, शिक्षक थे। इस तरह का प्रश्न आएगा तो भैया थोड़ा सा आप करंट पे ध्यान जरूर रखिएगा, यानी इसके बारे में समझ सकते हैं आप। यानी जो है ये भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता थे, यानी ये वैज्ञानिक थे और कहते हैं भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के कौन थे? ये निर्माता थे। तो हम इसमें लगा देंगे वैज्ञानिक। इसका जो उम्र है 68 वर्ष था, उसी अवस्था में ये क्या कर गए? यानी डेट कर गए, निधन इनका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, भैया परिभाषा दिया है समास का, एकदम लगा दो। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है? आंसर मेरे प्यारे साथी इसका बता दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि उत्तर पद प्रधान हो, साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, यानी विशेषता बता रहा हो, वो कौन सा समास है? तो कहेंगे सर कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। बिल्कुल, जैसे कि मेरे प्यारे साथी एग्जाम्पल में दे सकते हैं आप, चरण कमल। क्या है? चरण कमल। ठीक है, चरण कमल। तो ये कौन सा समास है? तो कहेंगे सर जी ये हमारा कर्मधारय समास है, लगा देंगे आंसर। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। 100 वस्तुओं में से, कितना सुंदर सवाल है, ध्यान देंगे। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि सभी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा गया तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मेरे प्यारे साथियों इस सवालों को बनाइएगा। यह सवाल बहुत ही सुंदर है, जिसकी तारीफ करें भाई उतना ही कम है। यह बहुत ही सुंदर सवाल है, इसको आप कह सकते हैं। तो चलिए हम मेरे प्यारे साथियों देखते हैं कि सवाल क्या। 100 वस्तुओं में से मेरे प्यारे साथियों टोटल कितना वस्तु है? 100 वस्तु है। आधी वस्तु को 50% लाभ पे, आधी वस्तु को 50% लाभ पे, यानी यहाँ प्रॉफिट पर बेचने की बात हो रहा है, और दोनों जगह प्रॉफिट पर ही बेचेंगे। और आधी वस्तु को जो है 25 कितना लाभ पर? 20% लाभ पर बेचने की बात हो रहा है। और
तथा शेष वस्तुओं को, तो आधा जब इधर बेचे तो आधा ही इधर होगा शेष, आधा जो बेच रहे हैं उसको कितना परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, 40% लाभ पर बेच रहे हैं। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर, यानी जो 101 का 100 वस्तु है, अगर हम उसको 25% लाभ पर बेचें, यानी मेरे प्यारे साथी 25% लाभ पर बेचें, प्रॉफिट में बेचें, तो कहता बेचा गया यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। यहां जितना लाभ हो रहा है दोनों मिला करके, और यहां जो लाभ हो रहा है उनसे 100 रुपया कम मिलता, यानी इन दोनों का अंतर क्या है, 100 रुपया का अंतर है। तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज समझिएगा, यहाँ 20% लाभ पर, यहाँ 40% लाभ पर बेचने के बाद देखेंगे इसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है और इनका विक्रय मूल्य कितना है, इन्हीं दोनों का अंतर क्या है मेरे प्यारे साथियों, 100 है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक वस्तु, अगर ऐसे भी सोचिएगा ना तो ऐसे भी बना सकते हैं, प्रत्येक वस्तु का अगर क्रय मूल्य सोचिए तो मान लीजिए कि x रुपया है, अगर 100 वस्तु है टोटल दाम कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, कहेंगे यस सर। आधा वस्तु इधर, एक वस्तु का x, तो 50 वस्तु है तो इसका 50x दाम हो जाएगा, तो इसका भी दाम क्या हो जाएगा, खरीद 50x हो जाएगा, और टोटल के लिए क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब 50x को अगर हम 20% लाभ पर बेचें तो भैया 20% लाभ पर बेचेंगे 120/100 होगा, कहेंगे यस सर। फिर यहाँ पे जो हमारा 50x आधा है, अगर इसको हम 40% लाभ पर बेचेंगे तो 140 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, कहेंगे यस सर। अब देखिए डबल जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो 12 पंचे 60x इधर हो गया, और देखिएगा 14 पंचे 70x इधर हो गया, यानी कह सकते हैं 60 और 70 कितना भैया 130x यहाँ हो गया। यानी कि इधर अगर हम देख रहे हैं 50x और 50x जो टोटल 100x है उसको अगर हम 20% और 40% में बेच रहे हैं तो 130x में बेच रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ टोटल वस्तु हम x नहीं भी मानते बना लेते, लेकिन x मान लिए ताकि आप सब समझ लीजिए 100x टोटल है वस्तु दाम और 25% लाभ पर बेच रहे हैं 125/100 भाई। तो देखिएगा डबल जीरो कैंसिल, यानी 25% लाभ का मतलब कह सकते हैं 125, तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया 125x हो गया। अब देखिए यहाँ 125x है और यहाँ 130x है, इन दोनों का अंतर कितना है मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे 100 का है, तो 130x और 125x, तो 5x बराबर 100 कितना 100, कहेंगे कि सर 20 पंचे 100 यानी 20, x बराबर कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, यानी x क्या माने हैं, प्रत्येक वस्तु का मूल्य माने हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों बी नंबर, क्या लगा देंगे, बी नंबर लगा देंगे। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, नहीं तो मेरे प्यारे साथियों बताइएगा, हम बात कर लेंगे आपसे, पता है कैसे। अगर इसको ऐसे भी बनाते सोचिएगा मेरे प्यारे साथियों, 50 था, अगर इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो कहेंगे सर 120/100, शॉर्ट में इसे बनाते 12 पंचे 60 होता। अगर वही 50 को अगर 40% लाभ पर बेचेंगे तो 140/100 लिखते, डबल जीरो कैंसिल, 14 पंचे 70 यानी होता, और 70 और 60 कहते 130 यहाँ होता, और 25% लाभ पर बेचने दाम 100 है, 100 का 100 125 होता, और 130 125 5 का अंतर 5 बराबर 100, तो 1 बराबर भैया 20, तो 1 हमारा वही आता, तो क्या आ जाता 20 हो जाता। हम 20 लगा देते कि नहीं लगा देते, बोलिए, आंसर आ जाता फटाफट। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों एकदम आंसर आप सब ठोक दीजिए, एक बार अटेंडेंस बना दीजिए, आप सभी का नाम ले लेंगे मेरे प्यारे साथियों, पक्का एकदम अटेंडेंस बना दीजिए और लाइक कर दीजिए, नाम ले लेंगे। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो क्या होता है पता है भैया, सोडियम के टुकड़े को जब यदि पानी में डाला जाता है तो वो डूब जाएगा, तैरता रहेगा, ये तैरता हुआ जलने लगेगा, धुआं देगा। भाई आपको पता है कि सोडियम को कहाँ रखते हैं डुबाओ करके, बताइएगा, सोडियम को कहाँ रखते हैं डुबाओ करके, तो कहेंगे सर सोडियम को जो डुबो करके रखते हैं मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम को डुबो करके कहाँ रखते हैं, तो भैया कहेंगे कि मिट्टी के तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो करके रखते हैं, यानी मिट्टी के तेल में ये पूरी तरह से संरक्षित रहता है, यानी सेपरेट रहता है। इसको हम कहते हैं पानी में डालेंगे भैया, तो पानी में डालेंगे तो तैरता हुआ क्या करेगा, ये जलने लगेगा। हम इसको संरक्षित कहाँ करते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में संरक्षित करते हैं, यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं किसको, यानी कि हम, यानी कि सोडियम को भैया मिट्टी के तेल में, जिसको आप कहते हैं किरोसिन तेल कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, किरोसिन तेल जिसमें है वही हमारा मिट्टी का तेल है। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, इसीलिए भैया पानी में डालेंगे तैरता हुआ क्या होगा, जलने लगेगा, यानी सोडियम तैरेगा, पानी पर क्या होगा, तैरेगा, बिल्कुल तैरेगा। अब मेरे प्यारे साथियों जानते हैं सोडियम पढ़ रहे हैं तो Na इसका संकेत क्या होता है, Na इसका परमाणु संख्या यानी जो परमाणु क्रमांक बोलते हैं कितना होता है, इसका 11 होता है परमाणु क्रमांक, यानी इसको लिख सकते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे सर 11 होती है।
तो लिख दीजिए परमाणु संख्या 11। परमाणु संख्या इनका क्या हो गया, 11 हो गया। परमाणु भार अगर इनका पूछा जाए मेरे प्यारे साथियों, तो परमाणु भार जो हो जाएगा इनका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 23 होता है इनका परमाणु भार। लगभग 2 गुना चलता है 20 तक, उसके बाद आगे बढ़ते रहता है। तो भैया 11 दूनी 22 भी बना सकते हैं इसे सवाल जब आएगा, लेकिन 23 इसका परमाणु भार होता है। और जानते हैं आप मैट्रिक में इसको पढ़े हैं कि सोडियम को किससे काटा जाता है, तो कहेंगे सर सोडियम को जो है चाकू से काटा जाता है। चाकू से कटने वाला कौन है, सोडियम। चाकू से काटा जाता है सोडियम, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर। और देखते हैं इसका उपयोग, अब आपको लग रहा होगा इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जानते हैं सड़क की रोशनी में जो पीला लैंप लगा होता है, सड़क की रोशनी में देखते हैं पीला पीला लगा रहता है लाइट, उसी में ही सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किशन बाबू ध्यान से, अच्छा से, क्या अच्छा से भाई। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डुबाया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा पता है, चलिए गिरता हुआ जलने लगेगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ें। अगला जो है क्या है, सेलेक्ट द रॉन्ग वाला वर्ड देखना है, इसमें आप आंसर लगा लीजिए 85 का हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। इंग्लिश हम स्किप कर दे रहे हैं। चलिएगा, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है, बताइए किस राज्य की जो है कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है, यानी टैग आंसर लगा दीजिएगा मेरे प्यारे साथी इसका। चलिए इसका आंसर बताइए। 86 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, 86 एकदम बता दीजिए आप सब। 86 का आंसर क्या होगा, लगा दीजिए आंसर आप सब। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का, हिमाचल प्रदेश, यानी जो है कांगड़ा चाय को जो यूरोपीय टैग मिला है वो हमारा किस राज्य की है, हिमाचल प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि दो संख्या 16 और 43 को 16 और 34 पढ़ा गया। सही औसत ज्ञात करो यदि यह भी पाया गया कि कुल संख्या 90 थी। बहुत ही सुंदर सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 100 संख्या का औसत निकाले तो 46 आया। देखिएगा, अगर 100 संख्या का अगर हम औसत निकाले हैं तो हमारा जो है औसत कितना है पता है, 46 है, यानी 46 है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर 46 है और हम क्या किए पता है, बाद में यह पाया गया कि दो संख्या 16 और 43, देखिएगा 16 और 43 को 61 और 34 पढ़ा गया, यानी कि 61 और 34 पढ़ा गया। सही औसत ज्ञात करो यदि यह भी पाया गया कि कुल संख्या 90 थी, यानी कि 100 पर निकाले हैं नहीं, इसको हमको 90 पर निकालनी है। 90 थी, आप गलती से निकाल दिए 100 पे, जिसके कारण औसत हो गया 46। और उस 46 के कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों 16 और जो 43 है इसको पढ़ने के बजाय आप ये पढ़ते सही होता, आप पढ़ लिए 61 और 34, तब निकाले औसत आ गया आपका कितना, 46 हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों आप जो ये 16 और 43 पढ़ते तो क्या पढ़ते, सही पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो 6 3 9, ध्यान दीजिएगा 6 3 9 और 4 1 5, यानी 59 जो पढ़ते वो आप सही पढ़ते। देखिएगा 16 और 34 को आप 61 और 34 पढ़े हैं, जिसका मतलब 16 और 43 जोड़ते तो 59 होता, और हम जोड़ के कितना ला रहे हैं पता है भैया, यानी कि 4 1 5 और 6 3 9 95 आ रहा है। बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, ये पे अगर ये बात अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मेरे प्यारे साथियों साफ साफ ध्यान देने की बात है, इसमें क्या देने की बात है, ध्यान देने की बात है। हम पढ़े हैं औसत 46 है, और सही अगर होता तो भैया हमारा 59 होता। हम गलत करके आए हैं, गलत करके इसलिए आए हैं कि 16 की जगह 61 पढ़ लिए और 43 की जगह 34 पढ़ लिए, जिसके कारण हम संख्या के योग में 95 ले लिए। लेना हमको क्या था, 59, ले लिए कितना, 95। तो कितना ज्यादा ले लिए, बोलिए कितना ज्यादा ले लिए, तो कहेंगे 15 में 9 गया भैया, 9 6 15 6, और यहाँ 8 में 5 गया 3, यानी कि 36 हम क्या ले लिए, ज्यादा पढ़ लिए। यानी कि यहाँ 95 लिए तो इसका मतलब संख्या हम 36 ज्यादा लिए, और यही जब 95 लिए थे तभी औसत हमारा क्या आया था, 46 आया था। अगर औसत 46 है तो भैया योग क्या होगा तो पता है, तो कहेंगे योग हो जाएगा 46 गुना सर 100, यानी टोटल कितना, 4600। ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल 4600, यानी 4600 औसत कब आया था भाई, जब गलती से हम 61 और 34 लिए थे, वो भी 100 संख्या के साथ लिए थे। तो हम 95 लिए थे, इसका मतलब हमको लेना था 59, तो 36 ज्यादा लिए तो 36 कम लेंगे राइट नाने के लिए।
36 जो ज्यादा लिए है, 36 कम लेंगे तो 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे भैया 9 में 3 गया कितना 6, यहाँ 5, यहाँ 4, 45 64। ध्यान दीजिएगा, यानी 45 64 हमारा टोटल योग होता अगर हमारे पास सही होता। लेकिन देखना क्या है, अब औसत 90 में देखना है, तो भैया योग टोटल कितना है 45 64 है, और हमारे पास संख्या का जो संख्या है क्या है 90 है। तो हम कहेंगे कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। तो चलिए ये 0 0 बाद में देख लेते हैं भैया, इसको आंसर लिख देंगे। 9 पचे 45 5 होगा भाई, यहाँ नहीं भाग लगेगा तो 0 उतरेगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बचेगा कितना पता, उधर 4 आ गया, तो कहेंगे 9 सत्ती 63, यानी 50.7 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है डी नंबर, लगा दीजिए, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे से। बहुत ही अच्छा प्रश्न था यह। अगर किसी को तकलीफ हो जाए, दिक्कत हो जाए तो बता दीजिएगा इसमें, किसी को अगर दिक्कत या तकलीफ हो जाए तो बता दीजिएगा इसमें आप सब। चलिए एकदम फटाफट मेरे प्यारे साथी, बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो प्रश्न में प्यार से 38 क्या था, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध कौन है, अंधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, आंधिकार। तो भैया हमारा शुद्ध जो है अनाधिकार ये है, आप लगा देंगे 88 का बी नंबर, क्या लगा देंगे 88 का बी नंबर लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही जवाब है, आप सब लगा दीजिए। आगे बढ़ूं वही बात सत्यव, आगे देखा वही आगे क्या होता है। अब बिल्कुल सही जवाब है आप सबका, एकदम बढ़ते रहते हैं। अगला है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, बताइए मेरे प्यारे साथियों। प्रति व्यक्ति के आय के हिसाब से बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो आंसर आपका जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों शिवहर हो जाएगा, तो शिवहर लगा दीजिए बी नंबर। कोई मेरे प्यारे साथियों कह रहे हैं कि फिर से 87 नंबर फिर से, चलिए 87 नंबर फिर से एक बार देख लें, आपके सामने है क्या कुछ सवाल में था। देखिएगा 100 संख्या का औसत 46 है, तो 100 संख्या का अगर औसत 46 है, योग होता 46 गुना 100 4600 होता, लेकिन वो औसत गलती से निकाल दिए 4600, किसकी वजह से, जहां 16 और 43 लेना था यानी 59 लेना था, उस जगह 16 की जगह 61 पढ़ लिए, 43 की जगह 34 पढ़ लिए, भूल हो गया, चश्मा काम नहीं कर रहा था, तो भैया हम 95 ले लिए। यानी ऐसे भी देखिएगा गलती तो गलती किए ही, लेकिन सीना जोरी भी किए ना, हम सही है भाई, सीना जोरी कर लिया। 59 लेता, 95 लेकर के औसत निकाला, यानी 36 लेकर के औसत निकाला, ज्यादा ही। अगर औसत 36 निकल लेकर के 46 निकाला है भैया, तो इसका मतलब कम होता तो 46 नहीं होता, उससे कम रहता, बात को समझिएगा। तो हम 36 इसमें कम किए तो कितना आया 4564 आया, यानी वो योग लेना था हमको 4564, यानी योग हमारे पास है 4564, और हम जो निकाल रहे हैं उसका औसत 100 पर 46 कहा था, 90 पर निकालिए, तो 90 पर निकालेंगे क्या होगा 4564 जो संख्या का योग है उसमें 90 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइएगा, बिल्कुल निकलेगा मेरे प्यारे साथियों। हमारे विक्की बाबू कह रहे हैं कुछ सुन लें। हमारी जान है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, खाकी हमारे वतन के वीरों का सम्मान है, खाकी हमारा मान है, वर्दी हमारा अभिमान है, खाकी वतन के दुश्मनों तुम्हारे लिए शमशान है खाकी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर लिखे हो भैया। चलिए इस बार खाकी की वर्दी आपको लटक जाए, और हम यही उम्मीद भी करते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, बताइए भैया। ये तो आप जानते हैं, पढ़े हैं हम लोग, आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इनमें से कौन सा, तो कहेंगे सर नीति निर्देशक जो तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसको आप आयरिश संविधान कहते हैं। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है भैया, ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य मेरे प्यारे साथियों कहां से लिया गया, रूस से लिया गया है। अगर यही मौलिक अधिकार रहता, मौलिक अधिकार रहता है मेरे प्यारे साथियों, और अधिकार तो कहते कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका और अधिकार, तो यही चीजों को फंसिएगा नहीं, यानी मौलिक अधिकार अगर कहता तो अमेरिका हो जाता, मौलिक कर्तव्य कहा तो रूस हो गया, और नीति निर्देशक तथा आयरलैंड संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है। और आप सब जानते हैं समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही है आंसर मेरे प्यारे साथ, बहुत ही अच्छा।
आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा अगला क्वेश्चन का क्या है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिला है, बताइए मेरे प्यारे साथियों, किसको मिला है। ये 91 जो प्रश्न है आपके करंट से है, तो भैया ये करंट जो है आपको खुद देख लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद हम यहाँ आंसर आपको जरूर बता देते हैं कि जो है हाल ही में किस कंपनी के नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है, वो हमारा है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो आंसर हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए और लाइक की संख्या पहुंचा दीजिए दूर दूर तक। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी आपके मित्रगण, देखिए ये खास क्लास हम सभी के लिए लाए। क्यों भाई? क्योंकि बहुत हमारे इतने ऐसे भाई बहन हैं, मित्र बंधु हैं जो ग्रामीण इलाका से हैं, सुदूर इलाका से हैं, वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसको असुविधा हो रहा है। बिहार पुलिस का लाइव प्लेटफॉर्म पे क्लास नहीं हो रहा है, ओपन क्लास नहीं हो रहा है, उसको असुविधा हो रहा था क्लास करने में, तो सबों के लिए हम लेकर के आए हैं। तो हमारा कोशिश है कि सभी तक पहुंचे और ये 21,000 में अपना एक पद जरूर सुनिश्चित करें। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों, आप भी एक बार भलाई कर दीजिए, आपके साथ भी भला होगा और कहते हैं आपका भी काम नाम होगा, काम होगा और सबका होगा। तो मेरे प्यारे से कहेगा कि फलना भैया हमको भेजे थे या फलना बहन हमको भेजे थे, लेकिन हमने उस क्लास को देखा, हमें फायदा हुआ, आपको भी थैंक यू, साथ साथ हमको भी थैंक यू मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, थैंक यू को आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है भैया? हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है? तो आंसर लगा दीजिए सब। तो कहेंगे सर हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन, बताइए कौन है इसमें, आप सब बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। बी नंबर, बिल्कुल बी नंबर, ठीक है, सिको सरकी है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न है 93 नंबर, मेरे प्यारे साथियों 93 नंबर भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे। इसका आंसर आपका चौथा हो जाएगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कहा दिया, थोड़ा स्किप कर देंगे क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसमें बहुत सारा होगा। तो चलिए, अगला जो प्रश्न है, खारदुंगला दर्रा जो लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, या हिमाचल प्रदेश में, ये पंजाब में है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें नामे से थोड़ा लगेगा, खारदुंगला, दुंगला मतलब लद्दाख में आ रहा है, जो लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है, तो हमारा भैया लद्दाख आंसर हो जाएगा। यानी खारदुंगला जो दर्रा है वो लद्दाख में अवस्थित है। तो भैया लद्दाख के दर्रे भी एक है, याद रखिएगा, वो तो खारदुंगला दर्रा लद्दाख में ही है। और एक दर्रा और है जो हम नाम लिख देते हैं, एक दो दर्रा उमलिंग ला दर्रा है, उमलिंग ला दर्रा, उमलिंग ला दर्रा भी जो है कहाँ है, वो आपका क्या कहते हैं, यानी कि लद्दाख में है। और एक दर्रा और है थांगला दर्रा, कौन दर्रा? थांगला दर्रा, जो कहाँ है? लद्दाख में है भैया। थांगला दर्रा भी कहाँ है? लद्दाख में है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगला जो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न है, उदय सागर झील कहाँ स्थित? देखिएगा, इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, उदय सागर झील कहाँ स्थित है। आंसर पहले आप सब बताइए कि क्या लगाएंगे इसका आंसर, आप सभी बताइए। आप सब बिल्कुल राजस्थान मार देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर राजस्थान ये ऑप्शन नहीं होता तो आप कहाँ लगाते? तो एक चीज बता देते हैं कि बिहार से भी रिलेटेड है उदय सागर झील, यानी जो है उदय सागर भागलपुर में है, जगतपुर भी भागलपुर में है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो लिया गया है उदय सागर झील, भागलपुर का जो वर्णन गूगल भी नहीं दिया है, और कहते हैं कि जगतपुर के बारे में भागलपुर दिया है जो बिहार में अवस्थित है। तो कहते हैं कि उदय सागर झील आपका राजस्थान में भी है, इसलिए इस चीजों को ध्यान थोड़ा रखिएगा। हमने यहाँ बात ही चर्चा कर दी है, बिल्कुल चर्चा कर दी है मेरे प्यारे साथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक है कहलाती क्या है? इरेजर या ग्रेजर या लेसर या मेजर? लेजर, मेसर, क्या कहलाता है भैया? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक है, क्या कहलाता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट बता दीजिए क्या कहलाता है। तो आंसर एकदम आप सबके सामने नजर आ रहा होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा लेसर कहलाता है। चलिए आगे बढ़े। 97 नंबर मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश आपका है, तो इंग्लिश लगा लीजिए आप सब, फटाफट इंग्लिश लगा लीजिए 97 का। ये आपका डी नंबर लगा दिए, 98 का भी आप लगा लीजिए, ए नंबर लगा दिए। आगे मेरे प्यारे से, पेरिस किस नदी के किनारे है? बताइए, पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस किस नदी के किनारे है? तो कहेंगे सर पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, आंसर हो जाएगा सीन।
तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लीजिए नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर एक जगह रख दिए। पेरिस जो अभी अभी आप पढ़े वो पढ़े सीन नदी। लंदन जो है वो टेम्स नदी है, लंदन टेम्स नदी है। रोम जो है हाइवर नदी है। मॉस्को मास्कावा नदी है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी है। न्यूयॉर्क जो है हडसन हडसन के नदी किनारे बसा हुआ है। टोक्यो तो जो है आराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी डार्लिंग। काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो इसमें इसको आपको याद रख लीजिएगा, कभी पूछ सकता है। अभी पेरिस के बारे में जान गए तो लंदन, रोम, मॉस्को, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी, काहिरा, ये आपका प्रमुख शहर है। जो ये प्रमुख शहर है उसके प्रमुख नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो जरूर इतना आप सब एक बार याद रखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, मई 2023 में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल एक भारतीय क्रांतिकारी के नाम से रखा गया, वह क्रांतिकारी कौन है? बताइए वो क्रांतिकारी कौन है भैया, उसी के नाम से रखा गया है। तो क्रांतिकारी हमारा है वीर सावरकर, जो 2023 में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल एक भारतीय क्रांतिकारी के नाम पे रखा गया। ये गर्व की बात है। तो भैया लगा दो आंसर वीर सावरकर, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर। तो मेरे प्यारे साथियों 100 कंप्लीट हो गया। तो चलें हम दूसरा ला करके टॉपिक कहेंगे यस सर चलते हैं। तो चलें मेरे प्यारे साथियों अगला सेट ला करके आपके सामने चलते हैं। हमें एक मित्र शिकायत कर रहे थे कि सर पढ़ाना है तो पूरा 100 पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है तो मत पढ़ाइए। ऐसे कल कमेंट किया था एक भाई। उसमें से कौन ऐसे भाई हैं मेरे प्यारे साथियों जो कहे थे, क्या कहे थे पता है? कि पढ़ाना है तो कमेंट देखे तो भैया हंसी लग रहा है। क्या लिखा था? पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है तो मत पढ़ाइए। आधा 100 में 51 क्यों पढ़ाते हैं? अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, 51 तक इस 1.5 घंटा में हम पढ़ाए थे, क्योंकि उसका विस्तार से लेकर के चले थे। कुछ पाठे जरूरी जानना भी होता है। तो हमें डांट मिल गया था आपके द्वारा कि पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाइए, ना तो उड़ा देंगे, ऐसे बोला गया था भाई। तो चलिए हम पूरा पढ़ाने का कोशिश रखते हैं। आप सब पढ़ने के लिए तैयार है मेरे प्यारे साथियों? बोलिएगा, पूरा पढ़ने के लिए आप सब तैयार हैं? बोलिए ना मेरे मित्र साथियों। चलिए हम बात करते हैं। तो आज का जो है पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से देश के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है कौन? वैश्वीकरण, उदारीकरण, आधुनिकरण, निजीकरण। मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है। क्या लिखा है? कहते हैं कि यानी कि इसमें से तेजी से अगर देश में एकीकरण हो रहा है, कहता है देश के बीच तेजी से एकीकरण होना क्या है भैया? वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, आधुनिकरण है, निजीकरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए विचार करना, ठीक है। सीमाओं के जैसे इस देश में रह रहे हैं आप, दूसरे देश के साथ व्यापार करना, सीमाओं के बाहर व्यापार करना भी आपका क्या कहलाता है? वैश्वीकरण का कहलाता है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का अगर विचार कर रहे हैं तो भी वो तेजी से एकीकरण के रूप में जा रहा है, तो वहां पे वैश्वीकरण ही आंसर होगा। या आप कह सकते हैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बेहतर आजीविका की तलाश में आप जो है यानी कि जाने वाले हैं, तो वहां भी हमारा वैश्वीकरण का ही अर्थ बताता है। तो भैया हम आंसर क्या लगा देंगे? वैश्वीकरण लगा देंगे। आंसर आपका क्लियर हो गया। उदारीकरण आप जानते हैं यानी कि वो अन्य राज्य की सीमा को बढ़ाता है। निजीकरण जानते हैं आप, निजीकरण होता है, निजीकरण का साफ साफ अर्थ है निजी क्षेत्र होना। तो भैया निजी क्षेत्र होना एकीकरण नहीं दर्शाता है। और आधुनिकरण तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं पता है? आधुनिक समाज में जाने की प्रक्रिया, यानी मॉडर्न जमाना में जाने की प्रक्रिया को भैया आधुनिकरण कहते हैं। ये हमारा मॉडर्न हो रहा है, यानी कि कोई कल्चर हम अपना ले रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने पहनावा वनावा बढ़ा रहे हैं, वो भी एक आधुनिकरण। तो सबसे बड़ी बात है निजी एकीकरण के बाद जो तेजी से बढ़ रहा है उसका वैश्वीकरण आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, छोटा चीज को बड़ा करना बिल्कुल सही बिल्कुल सही है। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था? बताइएगा किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था? आंसर एकदम फटाफट दीजिए। किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, वो 1911 ईस्वी में कर दिया गया था। और जो है उस समय बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय, यानी बंगाल के वहां पे गवर्नर जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गवर्नर थे। तो मेरे प्यारे साथी इसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट आप जानने का कोशिश कीजिएगा। आखिर बंगाल विभाजन शुरू कब हुआ था तो बता देंगे मेरे प्यारे साथी। बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था?
तो आप सब पॉइंट लिख लीजिएगा, बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन का जो है बंगाल विभाजन घोषणा, ठीक है, बंगाल विभाजन का घोषणा, विभाजन का घोषणा लिख देते हैं। कब हुआ था बताइए, बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? तो कहेंगे सर 20 जुलाई 1900, कब? 20 जुलाई 1900, कब बताइएंगे? 1905, 20 जुलाई 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है मेरे प्यार। लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो है लागू कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था? तो कहेंगे सर 16 अक्टूबर 1905। अरे लिखाओ भाई सही ढंग से, 16 अक्टूबर 1905। अरे नो, 16 अक्टूबर 1905। तो मेरे प्यारे साथी इसको अपडेट थोड़ा मार दें हम, ये जो बीमारी है ना धीरे धीरे सही करवा ही लें। अगर किसी को लग रहा है मेरा इस बीमारी को दूर कर दे भैया तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो मेरे प्यारे साथियों, इस समय जो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था, इस समय कौन गवर्नर था? गवर्नर कौन था बताइए, इस समय गवर्नर कौन था? तो भैया गवर्नर लिख दें, अपडेट हो जाए तब तक। चलिएगा, गवर्नर कौन थे बता दीजिएगा आप सब। अरे गवर्नर बता रहे हैं, गवर्नर कौन थे? इतना मतलब लिखने में थोड़ा कभी कभी परेशानी हो जाता है, क्या बताएं। तो भैया लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था, जब बंगाल विभाजन शुरू हुआ था, तो भैया उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बिल्कुल एकदम सही है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में मेरे प्यारे साथियों एक आंदोलन चला था, वो आंदोलन कौन था पता है? तो कहेंगे सर स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन था जो बंगाल विभाजन के विरोध में चला था, तो स्वदेशी आंदोलन कब चला था मेरे प्यारे साथियों? स्वदेशी आंदोलन बताएंगे आप सब, तो कहेंगे 7 अगस्त 1905। 1905 को प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका। चलिए क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? तो एकदम समझ के मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था? तो कहेंगे कि सर 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था वो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था, लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन थे। पूछा भी जाता है कि बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और भैया उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था जो 7 अगस्त 1905 को चला था, है ना? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? बताइएगा, एकदम बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, किसने कहा था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो आंसर हो जाएगा कॉपरनिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिक्स हो जाएगा। तो आप लगा देंगे आंसर क्या? कॉपरनिक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉपरनिक्स लगा देंगे आप सब आंसर। समझे बात को? चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं, क्या जानते हैं? सूर्य का घटक, सूर्य में हीलियम पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों कितना पाया जाता है हीलियम बताएंगे? सूर्य में हीलियम कितना परसेंट पाया जाता है? तो कहेंगे सर 71% हीलियम पाया जाता है। बोलिए बात सही है? अरे उल्टा लिख दे रहे हैं बात बात को। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों ध्यान, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमको लिखना हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं हीलियम। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? 71% लिखिएगा, क्षमा चाहेंगे। हीलियम कितना पाया जाता है ये बताइए? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिलकर जो संलयन होता है तब जाकर मेरे प्यारे साथियों सूर्य से हमें यानी क्या मिलता है? ऊर्जा, है ना? तो चलिएगा, तो हीलियम कितना परसेंट? 26.5% होता है और अन्य जो होता है वो 2.5% होता है ना? चलिए बिल्कुल सही है। और मेरे प्यारे साथियों सूर्य में जो हाइड्रोजन हीलियम मतलब कौन सा अभिक्रिया? तो नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन आप सब एकदम ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन। क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, सूर्य जो है अपने अक्ष पर किधर से, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य जो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। पूछा जाएगा सूर्य किस दिशा से किस दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं, तो बताइएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य का जो परिक्रमण काल होता है मेरे प्यारे साथियों, वो 250 मिलियन वर्ष होता है। सूर्य का जो परिक्रमण काल होता है वो 250 यानी कि मिलियन वर्ष होता है, इसका परिक्रमण काल होता है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक चीज क्या बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी कि सूर्य का जो सतह का तापमान होता है, जो धरातल का तापमान होता है, वो कितना होता है, तो कहेंगे सर जी सूरज की जो सतह का तापमान होता है, धरातल का तापमान होता है, वो होता है कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब अगर करोड़ का पूछेगा तापमान कितना होता है, तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, आप सब फटाफट बताइए। 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि करोड़ का तापमान। और धरातल यानी सतह का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए बिल्कुल। सूर्य से पृथ्वी तक, यानी कि ध्यान देंगे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, यानी कि बात अगर हम करें कि सूर्य से पृथ्वी तक, अगर मेरे प्यारे साथियों सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय कितना, बताइए तो। आने में लगा समय, आने में लगा समय, तो भैया आपका आंसर हो जाएंगे 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय कितना, 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। बिल्कुल एकदम सही है मेरे प्यारे साथियों। सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है, तो कहेंगे कि 13,92,000 किलोमीटर जो है, 92,000 किलोमीटर जो है वो क्या है, सूर्य का व्यास है, यानी कि डायमीटर है। सूर्य का जो डायमीटर है 13,9200 किलोमीटर है। बिल्कुल एकदम सही है। चलिएगा, जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, सूर्य का जो आयतन है वो क्या है, पृथ्वी का 13 लाख गुना है। सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का 13 लाख गुना आयतन बड़ा है वो। ठीक है, समझिए जितना पृथ्वी उसका 13 लाख गुना कर दीजिए, उनसे बड़ा है कौन, आयतन उसका सूर्य का है, सूर्य का आयतन है। चलिए, तो समझ गए यहाँ पे इतना सारा पॉइंट। और एक चीज मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी पूछा जाता है सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो कहेंगे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन का कार्य करता है। जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये सवाल आ गया था आपका पिछले क्लास में। अगर पिछले क्लास में सवाल आया था तो आप वहां भी बताए थे, तो यहाँ भी आप जरूर बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे सर जी कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन का कार्य करता है, तो कहेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये भी जानिए। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, बोलिए किसने किया था जेट इंजन का आविष्कार, आप सब फटाफट आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों। कहेंगे सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था, सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था, व्हीटल ने किया था, सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था इनका आविष्कार। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है आप सबका। तो आंसर हो गया मेरे प्यारे साथी, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि जेट इंजन हो गया, बंदूक से छोड़ी हुई गोली हो गया, ये सारे का सारे आपका क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, परावर्तित करता है। इनमें से कोई नहीं, आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। आंसर एकदम इसका फटाफट आप सब बताइए क्या होगा।
तो आप समझिएगा उत्प्रेरक का सबसे पहले आविष्कार क्या है, कौन किया है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता है उत्प्रेरक का जो आविष्कार किया वो बर्जीलियस ने किया है। क्या किसने किया है? बर्जीलियस ने किया है। यानी उत्प्रेरक का आविष्कारक जो है कौन है? बर्जीलियस है। यानी उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता है या परावर्तित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा परावर्तित करता है, क्योंकि पता है अगर धनात्मक है तो बढ़ा देगा, ऋणात्मक होगा घटा देगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों उसमें परिवर्तन ला देता है, प्रवर्तित कर देता है, यानी बढ़ाता भी है धनात्मक और ऋणात्मक में घटाता भी है। तो आंसर लगा देंगे परावर्तित करता है। क्लियर है? आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है क्या? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि की पिच निर्भर करता है? मेरे प्यारे साथियों ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है बताएंगे? ध्वनि के पिच किस पर निर्भर करता है? आयाम पर, आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, चाल पर। आज के बाद आप इसको नहीं भूलिएगा। पता है कैसे? देखते हैं मेरे प्यारे से बच्चों का आवाज, देखते हैं महिलाओं का आवाज, यानी क्या होता है आदमी यानी जेंट्स के अपेक्षा क्या होता है उसका सुरीली सुरीली होता है, पतला होता है। इसका कारण क्या है? यानी जिनका पिच अधिक होगा उनका ध्वनि अधिक, आवाज क्या होगा, साउंड जो होगा क्या होगा, यानी कि एकदम महीन होगा, सुंदर आवाज निकलेगा, पतला आवाज निकलेगा। और जिसका पिच कम होगा उनका आवाज मोटा निकलेगा। जैसे हम लोग का भैया पिच कम है तो तारतम्य यानी कम है तो मोटा आवाज निकल रहा है। जिसका क्या होगा, ज्यादा होगा उसका आवाज सुरीली होगा। तो किस पर निर्भर करेगा? तो कहेंगे सर यानी कि हमारा जो करेगा वो आवृत्ति पर करेगा। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए आंसर हो जाएगा, यानी कि कहते हैं पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करेगा उनका पिच, है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है, इसका कारण क्या है? तो मेरे प्यारे साथी आप देखते हैं इत्र कहीं कोना में रख देते हैं और उसका जो खुशबू होता है सभी जगह फैल जाता है। उसका कारण सीधा है कि विसरण है। तो आंसर क्या लगा देंगे? विसरण लगा देंगे। विसरण के कारण इत्र एक जगह से दूसरे जगह तक फैल जाता है। तो आंसर हो जाएगा विसरण। कहता प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, क्या आंसर लगाइएगा इनका बताइए। इसका आंसर आप सब बताइए फटाफट मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए आंसर बताइए एकदम फटाफट। तो मेरे प्यारे साथियों हम बता देते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक होता है वो कौन कौन होता है। पहला मेरे प्यारे साथियों जो आवश्यक घटक हम लिखेंगे और क्लोरोफिल लिखेंगे, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? पर्णहरित, जिसको आप कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्लोरोफिल। दूसरा इनका जो घटक होता है वो होता है जल। तीसरा घटक होता है इनका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा घटक आपका होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, यानी मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है चार घटक होते हैं। क्लोरोफिल होते हैं, एक जल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, एक सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, बिल्कुल जल तथा सूर्य प्रकाश का आवश्यक है। ऑक्सीजन आवश्यक है, भैया ऑक्सीजन आवश्यक नहीं। ऑक्सीजन ये तो देते हैं, ऑक्सीजन आवश्यक है नहीं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं। तो कहता है कि पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा यहाँ है नहीं, पहला दूसरा यहाँ है नहीं, पहला दूसरा है नहीं। भैया पहला दूसरा है नहीं, तो हमारे तरफ से इसके अनुसार लगा लीजिएगा पहला और दूसरा। अब बात को मेरा समझिएगा थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आप समझिएगा क्लोरोफिल, जल, कार्बन एक और दो कह रहे हैं भैया, एक और दो, यहाँ दो और तीन, वहां तीन केवल है। ये बात तो समझिए, एक और दो आंसर होगा, ये आप लगा दीजिएगा। क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, यानी ये चार आवश्यक है। लेकिन इसमें से हमारा ऑक्सीजन आवश्यक नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन वो देते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों हमने कहते हैं ना कि ध्यान दीजिएगा,
यानी कि CO2, ध्यान देंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम जल का यानी कि अभिक्रिया करा रहे, जल को मिला रहे हैं H2O, और किसके, सूर्य के प्रकाश में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ एरो पर डाले, और नीचे मेरे प्यारे साथियों पर्णहरित लिख देते हैं इसके नीचे। समझिएगा बातों को एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ठीक है। और उनके बाद जो बनेंगे C6, एकदम यहाँ पे ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है हमको, C6H12O6, इसको अच्छे से लिखें, थोड़ा मजा आएगा। C6H12 और O6, अब प्लस, और क्या प्राप्त होगा यहाँ से, जल भी मिलेगा H2O, और प्लस O2 ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों देख रहे हैं इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, जिसके कारण ग्लूकोज प्लस H2 और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको संतुलित कर ले, ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे, इधर 6 कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे कार्बन आपका सिर्फ दिखा रहा है, एक ही कार्बन दिखा रहा है और कहीं नहीं, तो ये 6 कार्बन के लिए इसमें 6 से गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12, यहाँ पे मेरे प्यारे साथी यहाँ पे भी आप गुना करिए 6 से, ठीक है। अगर वो नहीं 6 से गुना करेंगे तो ये 6 दूनी 12 H होगा, यहाँ H कितना है, नहीं होगा, यहाँ 12 खुद है, यहाँ भी है वो, तो इसमें हम और गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ 12 से गुना कर दीजिए, 12 H लिख दीजिए, और उनके बाद यहाँ पे जो आप लिख दीजिए C6, ठीक है, H12O6, ठीक है, H2O की जगह आप लिख दीजिए 6 पूरा देंगे, और यहाँ संतुलित कर दिए। देखिएगा 6 कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ पे 6 दूनी 12O, और यहाँ 12O 24O, यहाँ देखिए 6O, यहाँ 6O, और यहाँ 6 दूनी 12, 6 6 12 12 24 हो गया, यानी ये संतुलित हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, यहाँ पे जल तथा सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, बट अगर ऑक्सीजन आप कहेंगे तो इनके लिए आवश्यक नहीं है भैया, इनको ये मुक्त करता है। लेकिन ऑप्शन जो लिया गया है यहाँ पे 2 और 3, जो आप लोग पहले आंसर दे दिए देख करके, वो गलत कर दिए, देख करके आंसर नहीं दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों किताब में हो सकता है मिस्टेक रहे, वो देखिएगा, ऐसे भी आप मिस्टेक देख सकते हैं कि यहाँ भी 2 3 और यहाँ भी 2 3 दिया है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ यहाँ पे दोनों मिस किया, या तो यहाँ पे लिखना चाह रहा होगा 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 लिखा होगा, या इसमें एगो 2 और 3 डाला होगा, ये भी तो हो सकता है। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, तो कहेंगे सर धातु और अधातु जो दोनों मिलते हैं उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। तो हम आंसर क्या लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे उपधातु लगा देंगे। क्या लगा देंगे, उपधातु लगा देंगे, जिनमें धातु और अधातु होते हैं। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कितने टोटल उपधातु हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि उपधातु टोटल कितने हैं तो कहेंगे कि 7 गो उपधातु है। मेरे प्यारे साथियों कितने उपधातु हैं, 7 उपधातु हैं, जितने भी अभी एलिमेंट हैं, ठीक है। और उपधातु 7 गो कौन कौन है आपको जानना है तो बोलिएगा, हम बता दें मेरे प्यारे साथियों। तो पहला जो है बोरॉन लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, बोरॉन लिख दीजिएगा, पहला आपका बोरॉन हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका बोरॉन हो जाएगा, पहला आप सब बोरॉन भी लिख लीजिएगा। दूसरा मेरे प्यारे साथी सिलिकॉन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, दूसरा सिलिकॉन हो जाएगा। तीसरा जो आपका है वो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम हो जाएगा। चौथा आपका कौन हो जाएगा, तो कहेंगे आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक हो जाएगा। पांचवा जो आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों एंटीमनी हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। एंटीमनी हम भी लिख दे रहे हैं, आप भी लिख लीजिए, एंटीमनी हो जाएगा। चलिए छठा मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो छठा आपका जो है टेलुरियम हो जाएगा, टेलुरियम, टेलुरियम। अब बताइए कि सातवां क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों पोलोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा,
ठीक है, तो आपका जो आंसर है यानी उपधातु कितने हैं, 7 हैं, जिसमें कि धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो आपका आंसर इतना हो सकता है ना मेरे प्यारे साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्या है, माइका किस काम के उपयोग में लाई जाती है। भैया माइका यानी अबरख, माइका को आप क्या कहते हैं, तो कहेंगे कि माइका अबरख है, यानी उसका उपयोग किसमें लाई जाती है, भट्टियों के ईंटों के निर्माण में, विद्युत उद्योग में, या फौलाद उद्योग में, या शीशा तथा मिट्टी के बर्तन उद्योग में, किसमें लाई जाती है। तो कहेंगे सर माइका यानी जो अबरख है वो विद्युत उद्योग में लाई जाती है, यानी विद्युत उद्योग में लाते हैं। तो भैया कहाँ उपयोग करते हैं उसका, तो कहेंगे सर कंडेंसर जो बनता है ना मेरे प्यारे साथियों, कंडेंसर, वो अबरख यानी कि माइका, यानी माइका जो प्रयोग करते हैं कंडेंसर बनाने में भी करते हैं। अगर दूसरा जो हम बात करें यानी कि कंप्यूटर हो गया, डायनमो हो गया, ये सारा चीज जो है मेरे प्यारे साथियों माइका का प्रयोग करते हैं। डायनमो हो गया यानी कि कंप्यूटर कहते हैं, टेलीविजन भी बोल सकते हैं, टेलीविजन, ये जितने भी मेरे प्यारे साथियों वो सारे क्या है, माइका का यानी विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आंसर आप लगा सकते हैं ना। चलिए टेलीफोन, टेलीफोन लिख दीजिए, टेलीविजन की जगह टेलीफोन लिख देते हैं, और टेलीविजन भी सही है था। चलिए क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है। देखिए वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है, ये अभी प्रश्न आया था, आप पिछला सेट बना रहे थे वहां भी और यहाँ भी आया है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण का कारण है प्रकाश का परिकर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिकर्णन, प्रकाश का पर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण। तो भैया आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। यहाँ पे सारे का ऑप्शन है, प्रकाश का पर्तन है, पूर्णांतरिक परावर्तन है, विक्षेपण है। तो आंसर 11 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों प्रकाश का पर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण की घटना से इंद्रधनुष आपको देखने को मिलता है। और आप जानते हैं इंद्रधनुष जो है कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। इंद्रधनुष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, आप एक जानते हैं प्राथमिक होते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं। और दूसरा जो इंद्रधनुष होते हैं वो द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं, है ना। अब मेरे प्यारे साथी इसमें देखिएगा प्राथमिक जो होते हैं लाल रंग बहार में होते हैं। प्राथमिक में क्या होता है, लाल रंग बहार में होते हैं, लाल रंग बहार होते हैं, लाल रंग जो होते हैं वो बहार होते हैं। और जो है इसमें कौन रंग बाहर अंदर रहता है मेरे प्यारे साथी, इसमें बैगनी रंग अंदर होता है, बैगनी रंग अंदर होता है। और इसमें जो है सेम इसका अपोजिट लाल बैगनी रंग बाहर रहते हैं। और जो अंदर रहते हैं वो लाल रंग होते हैं। क्लियर है, चलिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हम जानते हैं कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग होते हैं, बताइए। इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिसको आप लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों VI, देखिएगा VI BGYOR, BGYOR। तो सबसे पहले देख रहे हैं R फॉर रेड यानी लाल बोलते हैं, ठीक है। और मेरे प्यार O पर ऑरेंज नारंगी बोलते हैं, ठीक है। और Y फॉर येलो जिसको आप पीला बोलते हैं, ठीक है। और G फॉर ग्रीन यानी कि ग्रीन मतलब हरा बोलते हैं, ठीक है। B फॉर ब्लू यानी नीला बोलते हैं आप। और मेरे प्यारे साथियों इंडिगो, इंडिगो को मतलब किस क्या बोलते हैं आप, तो कहेंगे कि सर इंडिगो को जामुनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जामुनी बोलते हैं। और आप V फॉर वायलेट को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, बैगनी बोलते हैं, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे जो इंद्रधनुष में बनते दिखाई देते हैं वो 7 कलर देते हैं, जिसको आप याद रखते हैं VVGO, याद रखते हैं ना इसे ट्रिक से। तो यहाँ पे क्या होता है 7 रंग में उसका बढ़ता है, यानी विक्षेपण
पीलेपन होता है तो हमारा भी यानी बैंगनी रंग होते हैं, जामुनी होते हैं, नीला होते हैं, हरा होते हैं, पीला होते हैं, नारंगी होते हैं, लाल होते हैं। कभी-कभी पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष में कौन-सा कलर नहीं होता है? जब कौन-सा कलर नहीं होता है तो ऑप्शन दे देगा इनमें से 3 गो और एक उठा करके अलग दे देगा। तो क्या नहीं होते? तो कहिएगा मेरे प्यारे साथियों काला जो है रंग नहीं होते हैं। ऑप्शन देखा जाता है काला रंग नहीं होते प्रायः। चलिए मेरे प्यारे साथियों एकदम बने रहिए लगातार आप सब। बहुत ही सुंदर तरीके से तो समझ गए बात को। यहाँ कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी है क्या बताएँगे? मेरे प्यारे साथियों अगर इससे पूछ दे कि इंद्रधनुष कब खोजा गया तो मतलब इंद्रधनुष का शुरुआत कब हुआ, जब कब खोजा गया, तो इसका याद रखिएगा 1665 ईस्वी में इंद्रधनुष देखा गया यानी आविष्कार किया गया, एक प्रकार से कह सकते हैं आप। तो 1665 नहीं, क्या बता रहे हैं एपी ऑफिशियल क्लब जी, बताइएगा क्या बताना चाह रहे हैं। जो है अगर मान लीजिए यहाँ पूछा जाए कि प्राथमिक इंद्रधनुष किस कारण से होते हैं, कहेंगे 2 बार इसका अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनते हैं। 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन अगर हो जाए तो समझिए कि द्वितीयक इंद्रधनुष बन जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ग्रीन पार्क स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भैया ग्रीन पार्क कहाँ है? तो आप ग्रीन पार्क का नाम सुने होंगे। ग्रीन पार्क जो है स्टेडियम वो कानपुर में है, ठीक है। और ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो क्रिकेट से संबंधित है, यानी क्रिकेट ग्राउंड है वो, यानी क्रिकेट जो हमारे भारतीय टीम खेलते हैं ना भैया क्रिकेट मैच, तो कहते हैं ना क्रिकेट, जो क्रिकेट के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। और ये क्रिकेट की बात हो रही है भाई। तो हम बात कर लें कि मुंबई में क्या है, तो आप नाम सुने हैं वानखेड़े स्टेडियम, कहाँ है भैया? मुंबई में है। कोलकाता में तो जानते ही है ईडन गार्डन है। दिल्ली में जानते हैं क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम कौन है? तो कहेंगे सर वहाँ फिरोज शाह कोटला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे प्यारे साथियों क्या, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अगर नीदरलैंड की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है भैया। तो आंसर क्या लगा देंगे? शेर लगा देंगे। कहेंगे लिली कहाँ का है? तो भैया लिली जो आपका फ्रांस का है, ठीक है। लिली कहाँ का है? फ्रांस का है। ईगल कहाँ का अगर पूछ दिया जाए कि ईगल कहाँ का है, तो कहेंगे सर ईगल जो है स्पेन का है। ईगल कहाँ का है? स्पेन का है। गुलाब का फूल बताइए कहाँ का है? तो गुलाब का जो फूल है मेरे प्यारे साथियों वो जाकर के किसका है बताइए फटाफट। गुलाब का फूल ईरान और ब्रिटेन का है। किसका है? ईरान और ब्रिटेन का है। ईरान और ब्रिटेन का है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये ब्रिटेन और ईरान का गुलाब का जो फूल है ईरान और ब्रिटेन का है, लेकिन ब्रिटेन बहुत ही जगह उपयोग कर रहा है। कौन सा? तो कहेंगे सर यूनियन जैक का कर रहा है। यूनियन जैक, यूनियन जैक, यूनियन जैक यानी ये प्रयोग कर रहा है यूनियन जैक, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए इसमें सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन है? मेरे प्यारे साथियों सबका सब इसमें देख रहे हैं कि जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो आंसर लगा देंगे अरब सागर। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। अगला जो है क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? बताइए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका बताइए आप सब। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, यानी नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और भैया सिक्किम का एक दर्रा और पूछा जाता है, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा जो है कहाँ है? वो आपका सिक्किम में ही है ना। उत्तराखंड में आप जानते हैं लिपुलेख, माना, नीति जो भी दर्रा है, यानी कहते हैं उत्तराखंड की अगर दर्रा बात करें मेरे प्यारे साथ, जो इंपोर्टेंट दर्रा आपका देखने हैं लिपुलेख, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ है? तो मेरे प्यारे साथियों उत्तराखंड में है। माना, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो भी है वो उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश का भी दर्रा आप जानते हैं, जैसे सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा, वो सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का भी दर्रा मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं, बोमिडला दर्रा, जिसको यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा, वो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? मेरे प्यारे साथियों पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा दीजिए इसका आंसर। चलिए
इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो हार्मोन मेरे प्यारे साथियों पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करता है, वो हार्मोन क्या है? ऑक्सिन है। तो आप ऑक्सिन आंसर लगा देंगे, क्या लगा देंगे? ऑक्सिन। लेकिन बोना पौधे को तेजी से जो बढ़ाता है वो जिबरेलिन होता है ना। चलिएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों क्या? तीसरा नंबर। आगे बढ़ें। अगला जो प्रश्न है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है, का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों बताइएगा। यानी कि जो बारूद बनाने के लिए काम में आता है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है, का रासायनिक नाम क्या है? तो कहेंगे सर जी, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट है, जिसका सूत्र होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। यानी पोटेशियम नाइट्रेट सोरा में तो मिलाया ही जाता है बारूद बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें चारकोल यानी कोयला भी मिलाया जाता है, और इनमें जो मेरे प्यारे साथियों सल्फर भी मिलाया जाता है। क्या होता है? इनके साथ वो चारकोल और सल्फर भी मिलाया जाता है। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जाता है लगभग 75% के आसपास मिलाया जाता है, और 15 और जो है जो बचा हमारा उधर कितना 25% में 15 और 10 इन दोनों को मिला करके दिया जाता है, यदि जो बारूद बनाने के निर्माण में प्रयोग होता है। चलिए, तो आंसर क्या लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों? यानी कि तीसरा नंबर पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में आता है, जिसका रासायनिक नाम यानी पोटेशियम नाइट्रेट है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे सर। द्रव्य की छोटी बूंद गोलाकार होती है। द्रव्य की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि पृथ्वी बूंद के सभी कणों के समान रूप से आकर्षित करती है। इसका कारण पृष्ठीय तनाव है। गोलाकार की सतही ऊर्जा अधिकतम है। दिए गए आयतन के लिए गोले की सतही क्षेत्रफल अधिकतम होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्षा की बूंद अगर गोलाकार होता है उसका कारण है पृष्ठीय तनाव। उसका कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव है, यानी पृष्ठीय तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा भी जाता है, क्या पता है पृष्ठीय तनाव का जो एसआई मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे सर न्यूटन पर, क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। न्यूटन पर मीटर होता है। बताइए, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। एक चीज और यहां से पूछा जाता है कि मेरे प्यारे साथियों, जब आप देखिएगा, जब आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे कि किसी चीजों को गर्म करते हैं, तो क्या होता है? ताप बढ़ने पर मेरे प्यारे साथियों पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण जानते हैं गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। जब आप सूप पीते हैं ना, स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसके अंतर आणविक बल, अंतर आणविक जो क्या होता है बॉन्ड होता है ना, उसको थोड़ा तोड़ देता है, कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण फैल जाता है जिभ पर। इसलिए कहते हैं गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है भैया? उसका कारण है कि पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब ताप करते हैं, गर्म करते हैं, तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है। यानी कहने का मतलब है ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमारा आंसर, इसमें आंसर जो लिया गया है वो क्या लिया जाएगा भैया? पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? भैया तो देखिएगा, इसमें भगत सिंह का तो नहीं है, महात्मा गांधी का भी तो नहीं है, हाँ राम प्रसाद बिस्मिल जी का है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो भैया किसने यानी नारा दिया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नारा दिया। ये नारा है तो नारा आंसर एकदम फटाफट लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? बताइए भैया। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन तो होता ही है, फास्फोरस होता ही है, तीसरा क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाता है। जब कृत्रिम उर्वरक रहता है, तीनों मिला करके मेरे प्यारे साथियों कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पता है कि पोटेशियम का कार्य क्या होता है? पता है आप सबको? तने में मजबूती प्रदान करता है, कीट रोग के प्रति जो है सहन करने का क्षमता देता है, पौधे में सूखता है जो उसके झटके से वो बचाता है। ये पोटेशियम का कार्य है। उसमें जो है फास्फोरस का कार्य क्या है? पता है मेरे प्यारे साथियों? पौधों की जड़ों का विकास और पौधे के आकार को बढ़ाना। और उसके बाद नाइट्रोजन को तो जानते ही, ये पौधों में हरा रंग का निर्माण, प्रोटीन निर्माण में सहायक, फसल पकाने की
अवधि को बढ़ाना, वो सारे का सारे काम किसका होता है? वो नाइट्रोजन का होता है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो भैया हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है वो बैंगनी रंग, बैंगनी नारंगी की बैंगनी भैया बताइए, नारंगी होगा ना? क्या होता है? नारंगी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी होता है। जी बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहा है। क्या है? नारंगी होता है। तो आप सब क्या लगा देंगे? नारंगी लगा देंगे। भाई जो कहते हैं ना, जब हवाई जहाज अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो नारंगी रंग की वजह से ही उसको सूचना मिल पाता है। इसलिए इसका जो ब्लैक बॉक्स होता है वो नारंगी रंग का होता है। तो आंसर क्या लगा देंगे? नारंगी रंग लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मेलेकाइट किसका अयस्क है? बताइए मेलेकाइट इसमें किसका अयस्क है? कॉपर, सिल्वर, सोना, मैग्नीशियम किसका अयस्क है? मेलेकाइट मेरे प्यारे साथी किसका अयस्क है ये? तो मेलेकाइट जो है कॉपर का अयस्क है। किसका है? कॉपर का अयस्क है मेलेकाइट। तो लगा देंगे, मेलेकाइट लगा देंगे। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न मेरे प्यार से, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर तो आप सब बता देंगे। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। किस विटामिन को? आंसर फटाफट दीजिए इसका। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि यानी कि हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, यानी रासायनिक नाम विटामिन डी का क्या होता है? तो कहेंगे सर कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल होता है। और आपको मेरे प्यारे साथियों पता है कि विटामिन, देखिए पूछा जाता है, विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। और बी सी को छोड़ के जो आया, ए आया, डी आया, उसके बाद आप के ले लीजिए, जैसे ए डी के और आपका ई, जो ये सब विटामिन ए डी ई के लिख देते हैं एक साथ। ए डी ई के ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। क्या है? वसा में घुलनशील है। ये जो विटामिन है वसा में घुलनशील है। और वो बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। एकदम आंसर आप सब लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे साथियों जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो देखिए पता है कैसे कि घास जो है उत्पादन है। क्या है? घास हमारे लिए क्या है मेरे प्यारे साथियों? उत्पाद है। यानी इसको उत्पाद हम लिख सकेंगे। घास हमारे लिए उत्पाद है। और इसको कौन खाते हैं? बकरी या भेड़ खाते हैं। बकरी या भेड़ खाते हैं ना। तो मेरे प्यारे साथियों जो इनको पहले खा रहे हैं ये तो प्राथमिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों इनको हम खाते हैं, यानी कि कौन खाते हैं? हम खाते हैं। तो भैया हम जब खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? द्वितीयक हो जाएंगे। क्या देखो क्या हो जाएंगे? द्वितीयक हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? भाई देख लीजिएगा, यानी निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन जो किया था वो न्यूजीलैंड ने किया था। न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। तो आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, न्यूलैंड्स लगा देंगे। अब कितने ईस्वी में किया था? तो कहेंगे सर 1865 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1865 ईस्वी में किया था। तो मेरे प्यारे साथियों आज इतना ही रहने देते हैं बहुत लंबा क्लास हो गया है ना। अब मेरे प्यारे साथियों इतना ही रहने दे, बताइएगा अब किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है कि आगे और चलने दे? ही बोलिए, आगे और चलने दे या इतना ही रहने दे? मेरे प्यारे साथी बताइए कैसा लगा आज का क्लास, ये जरूर बताइएगा। इतना ही रहने दें? लिखिए भाई, यस या नो दोनों बात पूछ लिए, कैसे पता चलेगा। क्लास कैसा रहा मेरे प्यारे साथियों बताइएगा। क्लास अच्छा लगा, सुंदर लगा कि नहीं लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे साथी मेरा पूरा कोशिश है कि आपको हम बहुत कुछ बताएं और कोशिश रखते हुए आपके साथ बढ़ रहे हैं आगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आप सब इसी तरह प्यार और सम्मान
बनाए रखिए। हमारी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, इस बार सफल होइए, आगे बढ़िए, है ना? और आनंद लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, 1 नंबर लगा सर जी। इसी प्रकार हम आपकी सेवा में लगातार उपस्थित रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों कहते हैं, आपसे यही आग्रह है कि सभी मित्रों को ज़रूर जोड़िए, सभी दूर-दूर तक फैलाने का काम कीजिए। बहुत दिन से इस चैनल पे मेरे प्यारे साथियों दुःख है कि काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि अब देखिए होता क्या है ना कि लोग शेयर नहीं कर रहा है। लोग शेयर अगर करें यानी कहते हैं आप सब अगर शेयर थोड़ा कर दें अपने छोटे मित्र के लिए तो बहुत रहेगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपके शहर से आपके एक छोटे भाई अगर ये पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा आगे लेकर के चले क्लास को, जिससे कि आपके आने वाले समय में भी आपको फ़ायदा हो, आपके छोटे भाई-बहन भी पढ़ सके और हम उसको एकदम सेवा कर सकें, तो मेरे प्यारे साथियों एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस छोटे भाई को, इस छोटे दोस्त को मदद करिए और कहते हैं ना कि आप सब ज़रूर स्टेटस वगैरह लगाइए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे अगर ग्रुप से जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। कहते हैं ना कि जब तक आप साथ नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं बनता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों आई रिक्वेस्ट है आप सबों से, इतना ज़रूर कहिए कि आपका भाई अगर 2-2 घंटा बिना पैसा का फ्री आपको उसी प्रकार बता रहा है, जैसा कि कभी ऑफ़लाइन में हम पढ़ाया करते थे मेरे प्यारे साथियों। आज भी आपके साथ हम उसी तरह लगे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि ज़रूर अपने भाई को थोड़ा आगे पहुँचाने का काम कीजिए। जो भाई मानते हैं, भाई लेकर के चलिए। जो हमें मित्र मानते हैं, मित्र के नाम से सहयोग कर दीजिए। जो हमें एक एज़ ए कहते हैं गुरुजी भी गुरुजी बोलते हैं, तो उस मित्र उसके नाम से भी आप सहयोग कर दीजिए। अगर आप हमें दुश्मन भी मानते हैं, तो दुश्मन को थोड़ा साथ ज़रूर दे दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूर कीजिए। आप सबसे यही एकदम सादर हमारा विनती भी है, निवेदन भी है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं हम आप सबों के साथ अगली क्लास में। तब तक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।